हेलो डियर, वेलकम बैक अगेन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलोजिज्म। हिंदी में बात करें तो न्याय वाक्य। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब ये लगा लीजिए, जिस तरह से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ना, इसी तरह सिलोजिज्म का क्वेश्चन भी पूछा ही जाता है। ओके, तो अगर मैं डिफरेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी बात करूं तो हर एग्जाम में इसकी वेटेज जो है वो वेरी करेगी। एसएससी और रेलवे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आपको एक या मैक्सिमम दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे स्टेट का भी एग्जाम आपका क्यों ना हो, सिर्फ एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट अगर बैंकिंग और इंश्योरेंस लेवल के एग्जाम्स की बात करें तो आपको चाहे प्री की बात हो चाहे मेंस की बात हो, उसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन का सेट पक्का आता है। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत कैंडिडेट्स को मैंने ये फील किया है कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। मे भी हो सकता है कि जिनसे वो पढ़ चुके होते हैं वहाँ से उनको इस चैप्टर के बारे में प्रॉपर क्लियरिटी नहीं हो पाती, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम यहाँ पर हर एक चीज़ डेप्थ में सीखेंगे, तो थोड़ा लेंदी टॉपिक रहेगा, तो इसे ध्यान से समझना। ओके, स्टेप बाय स्टेप समझना। अगर आपको कहीं भी डाउट है प्लीज़ रिवाइंड करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर में बेसिकली होता क्या है उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में क्या होगा, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, कुछ कथन दिए जाएंगे, स्टेटमेंट्स गिवन होंगी। उन्हीं स्टेटमेंट्स के बिहाफ पे आपको कुछ कंक्लूजन्स अवेलेबल होंगे, निष्कर्ष दिए जाएंगे। जो भी आपके पास स्टेटमेंट होगी आपको ये मान के चलना है कि वो अपने आप में 100% ट्रू है। मतलब जो भी यहां पर कथन दिया जा चुका है वो निश्चित रूप से सत्य होगा ही होगा, क्योंकि ये आपको चीज गिवन है। उन्हीं स्टेटमेंट्स, उन्हीं कथनों के बिहाफ पे आपको जितने भी कंक्लूजन्स दिए जाएंगे, जितने भी निष्कर्ष अवेलेबल होंगे, आपको अपना हर एक कंक्लूजन अपनी स्टेटमेंट के ऊपर सेटिस्फाई करवाना है। अगर वो आपका हर एक कंक्लूजन आपकी स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है तो वो कंक्लूजन एक ट्रू कंक्लूजन है। अगर वो निष्कर्ष आपकी स्टेटमेंट या कथन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो निष्कर्ष या कंक्लूजन आपका एक फॉल्स कंक्लूजन है। तो सिंपल सा टास्क है, कंक्लूजन देखिए ट्रू है या फॉल्स है, जस्ट उस कैटेगरी में ही आंसर अपने मार्क करने हैं। हम कई बार स्टेटमेंट्स को जो है बोल सकते हैं प्रोपोजिशंस भी। ओके, तो प्रोपोजिशन थोड़ा टिपिकल नेम आ जाता है, इसलिए हम स्टेटमेंट्स का ही रेफरेंस लेके चलेंगे। अब सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कंक्लूजन्स क्या होते हैं। मतलब जो पहले के 10 से 12 मिनट का सेशन रहेगा वो एक जनरल सा आइडिया दूंगा, वहां पर आपको सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। 10 से 12 मिनट के बाद ही आपका एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट होगा। तो ये जो पहला सेशन है इसे जरूर ध्यान से समझना, क्योंकि यहां से अगर कंसेप्ट्स की क्लियरिटी होगी, जो आज का इंपॉर्टेंट सेशन है सबसे पहला, अगर यहां से आपको प्रॉपर क्लियरिटी होगी टॉपिक के बारे में, तब आगे जाके आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलिए अब अगर मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट रखूं, ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि ऑल पेन्स आर पेंसिल्स। ओके, मैंने एक स्टेटमेंट रख दी, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, के सारे सभी के सभी पेन्स क्या हैं, पेंसिल्स हैं। अब ये मत समझना कि पेन्स जो हैं वो पेंसिल कैसे हो गए। सिलोजिज्म के अंदर जितने भी आपको इस तरह की प्रोपोजिशंस या स्टेटमेंट्स अवेलेबल होंगी, इन स्टेटमेंट्स का आपकी डेली लाइफ के साथ कोई भी कंसर्न नहीं रहेगा, कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा। यहां पर आपको स्टेटमेंट्स जो है किन्हीं भी पैरामीटर्स के बीच में किसी भी तरह दी जा सकती हैं। आपको यह भी गिवन हो सकता है सम ट्रक्स आर बसेस, कि कुछ ट्रक्स बसेस हैं। अब ये मत सोचना ट्रक्स बस कैसे हो गए। सम प्लेन्स आर गिटार्स, ठीक है, कुछ प्लेन्स गिटार्स का पार्ट है, ये भी मत समझना प्लेन गिटार कैसे हो गए। ऑल जग्स आर प्लेट, सभी जग्स प्लेट्स हैं, अब ये भी मत समझना जग्स प्लेट कैसे हो गई। तो इन्हें अपनी डेली लाइफ के साथ जितनी भी चीजें हैं उनके साथ कभी मत को रिलेट कीजिएगा, क्योंकि इनका डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजों के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं। बस आपको इतना कंसीडर करना है, जो आपको स्टेटमेंट या प्रोपोजिशंस अवेलेबल हैं बस उन्हीं को ही कंसीडर करना पड़ेगा आपको। ओके, तो चलो किसी भी अगर हम स्टेटमेंट की बात करें या प्रोपोजिशन की बात करें तो उसमें ये 4 पैरामीटर्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, किसी भी स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, नाउन होते हैं, सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, फिर क्या होता है,
ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे कुछ गिवन होते हैं टर्म्स ना। इसी तरह यहां पर भी किसी भी स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास 4 पैरामीटर्स अवेलेबल होंगे। वो कौन कौन से 4 पैरामीटर्स होंगे? सबसे पहले जो हमारा पैरामीटर होगा, सबसे पहला पैरामीटर, जैसे कि यहां पर क्या है, ऑल, इसे बोला जाता है क्वांटिफायर। क्या बोला जाता है? क्वांटिफायर। आपको ज्यादा डेप्थ में इसे समझना नहीं है, जस्ट टर्म्स का आइडिया ले लीजिए कौन सी टर्म क्या है। ओके, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ये तो चीजें मुझे थोड़ी सी क्लियर करनी है इसके बाद, इसके लिए मैं इन्हें मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि मेरी ये कमिटमेंट है कि हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे, वन गो में गारंटी देता हूं पक्का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके चलो, तो इसे क्या बोलेंगे हम? क्वांटिफायर। जो हमारे पास दूसरा यहां पर पैरामीटर होगा, इसको हमेशा हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। इतना तो पता ही होगा आपको सब्जेक्ट क्या होता है किसी भी स्टेटमेंट के अंदर। जो ये तीसरा पैरामीटर है दैट इज आर, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉप्यूला। किसी भी प्रोपोजिशन या किसी भी स्टेटमेंट के अंदर जो थर्ड पैरामीटर है दैट इज आर, इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, वो डिस्कस करेंगे क्या क्या होते हैं। तो थर्ड पैरामीटर होगा वो, उसे क्या हम बोलेंगे? कॉप्यूला। और जो फोर्थ पैरामीटर होगा उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। ओके जी, तो किसी भी स्टेटमेंट के अंदर ये 4 पैरामीटर्स तो आपके पक्का रहेंगे। पहला टर्म रहेगी क्वांटिफायर, दूसरा रहेगा सब्जेक्ट, तीसरा रहेगा कॉप्यूला और फोर्थ रहेगा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? जो आपके सब्जेक्ट को हमेशा फॉलो करेगा। ओके, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में क्या रिलेशन है वो हमेशा आपका यहां पर कौन डिफाइन करेगा? क्वांटिफायर। ये क्वांटिफायर जो है काफी कैटेगरीज के आते हैं, अभी तो हमने सिर्फ रेफरेंस के लिए एक एग्जांपल लिया है ऑल, ऐसे काफी तरह के क्वांटिफायर्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा क्वांटिफायर होगा, जो सब्जेक्ट से पहले मेंशन किया जाएगा एज अ प्रीफिक्स, वही आपकी पूरी की पूरी स्टेटमेंट को डिफाइन करेगा। ओके, क्योंकि हमारे पास अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो हमारे पास 2 तरह की प्रोपोजिशन या 2 तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो स्टेटमेंट्स? एक होती है यूनिवर्सल और दूसरी हमारे पास स्टेटमेंट आती है पर्टिकुलर। तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो यूनिवर्सल है या पर्टिकुलर है, वो हमेशा कौन डिफाइन करेगा? ये क्वांटिफायर डिफाइन करेगा। तो ये कौन कौन से क्वांटिफायर्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टेटमेंट में समझ लीजिए कौन सा पैरामीटर का क्या रोल रहता है। तो जो पहला पैरामीटर रहेगा क्वांटिफायर, वही डिफाइन करेगा कि आपकी जो स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन आपको अवेलेबल है वो यूनिवर्सल कैटेगरी की है या पर्टिकुलर कैटेगरी की है। ओके, दूसरा पैरामीटर क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये तो नॉर्मल सा कोई भी पैरामीटर हो सकता है आपको अवेलेबल। और जो फोर्थ पैरामीटर है प्रेडिकेट, जो कि आपके सब्जेक्ट को फॉलो करता है, उसी से ही अपना रिलेशन बनाएगा। ओके, जो यहां पर हमारे पास थर्ड पैरामीटर है दैट इज कॉप्यूला, वही डिफाइन करेगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में किस तरह का रिलेशन होना चाहिए। तो कॉप्यूला के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, और कॉप्यूला जो डिफाइन होगा वो होगा मेनली आपका कंक्लूजन के अंदर। मैं रिपीट कर देता हूं, स्टेटमेंट के अंदर सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो भूल जाओ। ओके, जो ये स्टेटमेंट डिफाइन होगी कि वो यूनिवर्सल है या पर्टिकुलर है, वो हमेशा कौन डिफाइन करता है? क्वांटिफायर। इसके सामने क्या लगा हुआ है? सब्जेक्ट से पहले। और जो दोनों के बीच में रिलेशन है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में जो भी रिलेशन होगा वो कौन डिफाइन करेगा? कॉप्यूला। और वो किसका पार्ट रहेगा? हमेशा कंक्लूजन का। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्टेटमेंट्स 2 तरह की तो होती हैं, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। तो यहां पर ऐसे कौन कौन से क्वांटिफायर जो हैं हमारे यहां यूज होंगे, जिससे हमारी पूरी की पूरी स्टेटमेंट का पता चलेगा कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, कि वो यूनिवर्सल है या पर्टिकुलर है। आगे चल के अगर हम बात करें स्टेटमेंट्स में, अगर यूनिवर्सल और पर्टिकुलर 2 तरह की स्टेटमेंट्स या प्रोपोजिशन होती हैं, तो ये फर्दर भी 2 टाइप की रहती हैं। एक तो पॉजिटिव कैटेगरी में रहती हैं और दूसरी किस में रहती हैं? नेगेटिव। चाहे हम यूनिवर्सल की बात करें चाहे हम पर्टिकुलर की बात करें, मतलब यूनिवर्सल में भी 2 स्टेटमेंट्स रहती हैं फर्दर, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव। इसी तरह पर्टिकुलर में भी 2 तरह की स्टेटमेंट्स रहती हैं, पर्टिकुलर पॉजिटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव। तो सबसे पहले जितने भी हमारे पास क्वांटिफायर हैं, हम उन्हें इन कैटेगरीज के बिहाफ पे जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं उठाता हूं अपना पोर्शन यूनिवर्सल पॉजिटिव का। तो ध्यान से समझते रहिएगा वो कौन कौन से क्वांटिफायर हैं। इन्हीं क्वांटिफायर के बिहाफ पे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमें आइडिया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से आगे
अप्रोच करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सल की। तो यूनिवर्सल पॉजिटिव नेगेटिव दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। सबसे पहले टर्म यूनिवर्सल को ही समझ लीजिए। यूनिवर्सल का मतलब होता है फुल्ली पोर्शन। मतलब कि अगर मैं किसी भी एक चीज की बात करूं, जैसे हम कह देते हैं एक स्टेट ले लेते हैं, पंजाब स्टेट ले लिया लेट अस सपोज, तो पंजाब स्टेट जो है अपने आप में एक सिंगल यूनिट है, एक कंप्लीट स्टेट है, तो ये किस कैटेगरी में बिलोंग करेगा? यूनिवर्सल कैटेगरी में। इसी तरह अगर मैं पूरी कंट्री की बात करूं, इंडिया की बात कर देता हूं, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया जो है अपने आप में एक सिंगल यूनिट है, एक सिंगल कंट्री की बात कर रहे हैं, फुल्ली पोर्शन इंक्लूड हो गया, तो ये भी किसके अंडर रहेगा? यूनिवर्सल के अंदर रहेगा। अगर मैं किसी भी कॉन्टिनेंट की बात करता हूं, कोई भी कॉन्टिनेंट ले लीजिए, सपोज मैंने यूरोप ले लिया, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका ले लिया, ओके, या एशिया ले लिया, कोई भी ले लिया, कोई भी चीज मैं कंसीडर करता हूं, चलो कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, एक नॉर्थ अमेरिका मैंने कॉन्टिनेंट ले लिया, एक सिंगल कॉन्टिनेंट जो है वो नॉर्थ अमेरिका अपने आप में फुल्ली पोर्शन है, तो वो भी किसके अंदर एग्जिस्ट करेगा? यूनिवर्सल के अंदर। मतलब जो चीज अपने आप में फुल्ली डिफाइंड होगी, चाहे मैं इस सिंगल पेन की बात की हुई क्यों ना करो, तो ये भी अपने आप में क्या है? एक सिंगल यूनिट है, तो ये भी क्या हो गया? एक फुल्ली पोर्शन रहेगा, ये भी यूनिवर्सल के अंदर एग्जिस्ट करेगा। मतलब जिससे सारी चीजें एग्जिस्ट करें। तो ये सारी चीजें जो है दो तरह से कैटेगराइज हो सकती हैं, या तो यूनिवर्सल पॉजिटिव या हो सकती हैं आपको गिवन यूनिवर्सल नेगेटिव। तो इसमें कौन कौन से क्वांटिफायर यूज होते हैं? सबसे पहले देख लीजिए यूनिवर्सल पॉजिटिव के अंदर जो कॉमन क्वांटिफायर आपका यूज होने वाला है, दैट इज ऑल, जो कि मैंने इस एग्जांपल का रेफरेंस लेते हुए यूज किया था कि ऑल पेन्स आर पेंसिल्स। कितने पेन्स पेंसिल्स हैं? सारे के सारे, दुनिया में जितने भी पेन्स हैं सारे के सारे क्या हैं? पेंसिल्स हैं। तो जो कोई भी आपका प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट स्टार्ट होगी ऑल से रिलेटेड, तो वो किसको डिफाइन करेगी? स्टेटमेंट यूनिवर्सल पॉजिटिव को। इसके साथ साथ अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ऑल ट्रक्स आर बसेस, सारे ट्रक्स जितने भी हैं वो किसका पार्ट है? बसेस का पार्ट है, तो भी यूनिवर्सल पॉजिटिव हो गया। ऑल पियानोज आर गिटार्स, सभी पियानोज जो हैं वो गिटार का पार्ट हैं, ये भी क्या हो गया? यूनिवर्सल पॉजिटिव हो गया। ओके और अगर बात करें ऑल हाउसेज आर अपार्टमेंट्स, सारे के सारे हाउसेज जो हैं वो अपार्टमेंट का पार्ट है, ये भी क्या हो गया? यूनिवर्सल पॉजिटिव हो गया। मतलब ऑल से रिलेटेड जितनी भी स्टेटमेंट्स स्टार्ट होंगी वो हमेशा किसको डिफाइन करेंगी या किस कैटेगरी के अंडर आएंगी? यूनिवर्सल पॉजिटिव के अंडर। क्या जरूरी है कि ऑल ही आएगा तो ही वो यूनिवर्सल पॉजिटिव है? नहीं, इसके अलावा कुछ और ऑल्टरनेट भी हैं। ऑल के अलावा अगर मैं आपको एक टर्म दे देता हूं ईच, तो वो भी यूनिवर्सल पॉजिटिव का क्वांटिफायर है। जैसे कि ईच पेन इज पेंसिल, हर एक पेन को पेंसिल का नाम दिया गया है। ईच बस इज अ साइकिल, हर एक बस को साइकिल का नाम दिया जा रहा है। ईच के अलावा और कौन सी टर्म रह सकती है? एवरी। कोई आपको पर्टिकुलर नेम भी दिया जा सकता है। पर्टिकुलर नेम मतलब राम इज अ बॉय, अब राम क्या है? एक सिंगल लड़के की हम बात कर रहे हैं, तो वो अपने आप में तो सिंगल यूनिट हो गया, ठीक है, तो वो भी क्या होगा? पर्टिकुलर नेम जो होगा वो भी यूनिवर्सल पॉजिटिव की कैटेगरी का क्वांटिफायर रहेगा। पर्टिकुलर नेगेटिव हो गया, ओनली रह गया, आपको टर्म अवेलेबल होगी वन, ठीक है, और एनी। तो यहां से रिलेटेड, इन टर्म से रिलेटेड जब आपको कोई भी स्टेटमेंट डिफाइन रहेगी या स्टार्ट रहेगी, वो हमेशा यूनिवर्सल पॉजिटिव की कैटेगरी का पार्ट रहेगा। इसके अलावा एक और पैरामीटर अगर मैं परसेंटेज की फॉर्म में बात करूं, तो आपको यह भी गिवन हो सकता है कि 100% पेन्स आर पेंसिल्स, 100% ट्रक्स आर कार्स, 100% फ्रूट आर वेजिटेबल्स। समझ में आ गया? तो इस सिर्फ आपको जस्ट कुछ भी नहीं याद रखना, ये सिर्फ मैं आपको आगे आने वाली चीज़ों समझाने के लिए ये सारे का सारा तामझाम करवा रहा हूँ। हालांकि यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए सिलोजिज्म में प्रोपोजिशन कितने टाइप के होते हैं। बोर्ड के एग्जाम्स थोड़ा है, थ्योरी थोड़ा आनी है। आपका कंसर्न किससे रहेगा? सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने से। ओके तो आपका जस्ट फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? इन क्वांटिफायर्स के ऊपर, कि कौन सा क्वांटिफायर कौन सी कैटेगरी से रिलेट करता है। समझ आ गया? तो हमने अब यूनिवर्सल पोर्शन की बात की है पॉजिटिव वे में। यही यूनिवर्सल पोर्शन जो आपका एग्जिस्ट करता है वो नेगेटिव वे में भी अवेलेबल हो सकता है। मतलब फुल्ली पोर्शन पॉजिटिव तो हो गया, फुल्ली पोर्शन नेगेटिव कैसे होगा? अगर हम अपना ऑल की जगह क्वांटिफायर यूज करते हैं नन, सॉरी नो। जैसे कि स्टेटमेंट गिवन होगी, ऑल को हटा के नो मेंशन कर दो कि नो पेन इज पेंसिल, कि कोई भी जो पेन है वो पेंसिल है ही नहीं। पहले तो ऑल आ गया था तो वो पॉजिटिव रिलेशन बना रहा था कि सारे पेन्स ही पेंसिल का पार्ट है। अगर मैं ऑल की जगह क्वांटिफायर यूज करता हूं नो, तो नो का मतलब क्या रहेगा? कि कोई रिलेशन ही नहीं है,
पेन और पेंसिल के बीच में। नो हाउस इज अ फ्लैट, कोई भी हाउस जो है वो फ्लैट का पार्ट नहीं है। रिलेशन तो बना बट नेगेटिव रिलेशन बना। तो नो से स्टार्ट होने वाले जितने भी स्टेटमेंट्स होंगी वो किस कैटेगरी के अंडर रहेंगी? यूनिवर्सल नेगेटिव के कैटेगरी के अंडर। और इसका ऑल्टरनेट एक और हो सकता है नन। वैसे बहुत रेयर यूज होता है ये नन, तो नो ही मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्टेटमेंट के अंदर देखने को मिलेगा। चलो, तो हमारे पास दो तरह की स्टेटमेंट्स हो गई। कौन कौन सी? अभी यूनिवर्सल पॉजिटिव की कैटेगरी भी कर ली, यूनिवर्सल नेगेटिव की कैटेगरी भी कर ली, मतलब ये पोर्शन हो गया। अब आता है हमारे पास पर्टिकुलर पोर्शन। तो नाम से ही देखो आपको क्लियरिटी हो रही होगी, पर्टिकुलर पोर्शन की बात हो रही है, पर्टिकुलर केस। तो पर्टिकुलर मतलब सिर्फ कुछ एक पोर्शन की बात होगी या ज्यादातर पोर्शन की बात होगी। वो चीज फुल्ली डिफाइंड नहीं होगी। फुल्ली कब डिफाइंड होगी? जब वो यूनिवर्सल कैटेगरी के अंडर आएगा। अगर वो पर्टिकुलर पोर्शन की बात कर रहा है तो पर्टिकुलर पॉजिटिव भी हो सकती है स्टेटमेंट या कैटेगरी, पर्टिकुलर नेगेटिव की भी कैटेगरी हो सकती है। तो इनमें कौन कौन से क्वांटिफायर यूज होंगे? जो मोस्ट कॉमन क्वांटिफायर यूज होने वाला है पर्टिकुलर पॉजिटिव के अंडर वो क्या है? सम। आपको कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट से पहले जो क्वांटिफायर है यहां पर सम को ऐड कर दो, पूरी स्टेटमेंट डिफाइन हो जाएगी कि सम पेन्स आर पेंसिल्स, कुछ पेन्स ऐसे हैं जो किसका हिस्सा है? पेंसिल का हिस्सा है। सम पियानोज आर गिटार्स, कुछ पियानोज ही ऐसे हैं जो गिटार्स का पार्ट हैं। सम हाउसेज आर अपार्टमेंट, कुछ हाउसेज ऐसे हैं जो अपार्टमेंट का पार्ट हैं। सम बनानाज आर एप्पल्स, कुछ बनानास जो हैं वो एप्पल्स बन के बैठे हैं। मतलब सम से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन रहेंगी वो हमेशा पर्टिकुलर पॉजिटिव कैटेगरी के अंडर आएंगी। अब इनके अलावा और कौन से ऑल्टरनेट हो सकते हैं? सम के अलावा अगर आपको टर्म आ जाए एटलीस्ट, तो वो भी पर्टिकुलर पॉजिटिव का पार्ट रहेगा। एटलीस्ट के बाद क्या आ जाए? सेवरल आ जाए, आपको मैनी आ जाए टर्म, मैनी पेन्स आर पेंसिल्स, कई पेन्स जो हैं वो पेंसिल्स हैं। मोस्टली टर्म आ जाए, मोस्ट ऑफ द पेन्स आर पेंसिल्स। आपको परसेंटेज की फॉर्म में आ जाए 65% पेन्स आर पेंसिल्स। ठीक है, इसके अलावा कौन सी टर्म रहेगी? फ्यू पेन्स आर पेंसिल्स। मतलब जहां पर किसी भी पोर्शन के कुछ या ज्यादातर पोर्शंस की बात हो, किसी भी चीज के कुछ या ज्यादातर पोर्शन की बात हो, मतलब वो फुल्ली डिफाइंड ना हो, तो वो कौन सी कैटेगरी के अंडर रहेगा? पर्टिकुलर पॉजिटिव के अंडर। 1 से लेके 99% तक सारी वैल्यूज किसके अंडर एग्जिस्ट करेंगी? पर्टिकुलर के अंडर। अगर वो 100% पोर्शन की बात करता है तो वो हमेशा किस में रहेगा? यूनिवर्सल पॉजिटिव में। अगर वो 0% पोर्शन की बात करता है, 0% मतलब कोई है ही नहीं, तो वो यूनिवर्सल नेगेटिव में आ गया। अगर 1 to 99 के बीच में कोई भी आपके पास परसेंटेज वैल्यू रहेगी वो हमेशा किसके अंदर एग्जिस्ट करेगी? पर्टिकुलर पॉजिटिव के अंदर। हालांकि परसेंटेज से रिलेटेड बहुत ही रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब आप सारे का सारा सिलेबस कर लेते हैं ना, कवर अप कर लेंगे, फिर आप प्रैक्टिस की तरफ भागेंगे ना, कि जितनी हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, जस्ट टू अट्रैक्ट कि हमारे पास हाँ बढ़िया कंटेंट है, नए लेवल वाला कंटेंट है, जस्ट डराने के लिए आपको। तो डरना नहीं है, बेसिकली चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये सब चीज़ें जो है एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, बट पता नहीं जाएंगे या नहीं जाए इसका कुछ आइडिया नहीं है कि आए या ना आए, एक ही बात है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो टर्म्स यूज होंगे हम उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और टर्म्स अगर आपने एक बार देख भी रखी होंगी ना तो भी आपको पता चलेगा सेंस क्या बन रही है, कि वो यूनिवर्सल के अंडर आ रहा है या पर्टिकुलर के अंडर आ रहा है। फिर आता है हमारे पास पर्टिकुलर पोर्शन, वो भी नेगेटिव वे में। उसके लिए सिर्फ एक ही क्वांटिफायर आपका यूज होगा, दैट इज सम नोट। कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट से पहले जो क्वांटिफायर यूज होगा वहां सम नोट मेंशन कर दो। सम पेन्स आर नोट पेंसिल्स, कि कुछ पेन्स ऐसे हैं जो पेंसिल का पार्ट नहीं है। सम माउसेज आर नोट कीबोर्ड, कुछ माउस जो हैं वो कीबोर्ड नहीं है। सम यूटेंसिल्स आर जग्स, कुछ पोर्शन यूटेंसिल्स का क्या है? जग्स है। यूटेंसिल का मतलब क्या होता है? बर्तन। ओके, तो ये सारे के सारे क्वांटिफायर जो हैं आपको थोड़ा सा फोकस में लेके चलने हैं। ध्यान रखिएगा कि कौन सा क्वांटिफायर कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। ओके, तो अभी हमने जो डिस्कस किया है वो हमारा डिस्कस किया हमने स्टेटमेंट की कैटेगरी का पार्ट। यहां तक चीजें क्लियर होंगी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा दूसरा पार्ट, दैट इज कंक्लूजन की कैटेगरी। कि कंक्लूजन्स क्या होते हैं? कंक्लूजन मैं आपको क्लियर कर ही चुका हूं वैसे एक बात तो, कि कंक्लूजन्स जो हैं वो आपको अपनी स्टेटमेंट के ऊपर सेटिस्फाई करवाने हैं।
कि ये देखना है कि वो कंक्लूजन जो भी आपको अवेलेबल है वो आपकी स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। करता है तो वो ट्रू कंक्लूजन है, नहीं करता तो वो एक फॉल्स कंक्लूजन है। तो पूरे के पूरे चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दो तरह के मेन कंक्लूजन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप रहती है श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन की, सेकेंड टाइप रहती है आपकी पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन की। वैसे इनके अलावा एक और टाइप भी रहती है कंक्लूजन की, दैट इज कंडीशनल बेस्ड कंक्लूजन। वो कंडीशनल बेस्ड कंक्लूजन क्या होते हैं, अगर आपने सपोज इंग्लिश में एक क्लोज पढ़ा होगा, कंडीशनल क्लोज पढ़ा होगा, ठीक है, वो कंडीशनल क्लोज कौन सा होता है, इफ, यदि। तो वो कंडीशनल क्लोज क्या है, एक कंडीशन लगा देता है किसी चीज के ऊपर कि अगर ये चीज ये हो जाए तो क्या होगा, है ना। तो ये जो कंडीशनल बेस्ड कंक्लूजन है वो श्योरिटी और पॉसिबिलिटी दोनों तरह के कंक्लूजन्स में पूछे जाते हैं। तो मैं इनकी अलग से कैटेगरी नहीं बनाऊंगा कि हम इन्हें समझेंगे। सबसे पहले श्योरिटी क्या होती है, फिर हम सीखेंगे पॉसिबिलिटी क्या होती है। जब दोनों चीजें आपको साइमल्टेनियसली पता होंगी तो गारंटी के साथ कहता हूं ये कंडीशंस आप अपने आप ही अप्लाई कर लोगे। तो अभी के लिए मैं इसे अवॉइड करके चल रहा हूं, जस्ट एक कंक्लूजन का पार्ट है, ये भी रेयर ही पूछा जाता है। तो मेनली दो कैटेगरी के से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, श्योरिटी और पॉसिबिलिटी दोनों से रिलेटेड। सबसे पहला हमारा टारगेट जो रहेगा वो क्या डिस्कस करेंगे, श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन। अगर ये चीज क्लियर होगी, मतलब आज के दिन हम श्योरिटी ही डिस्कस करेंगे, अगर ये चीज क्लियर होगी तो ही आप पॉसिबिलिटी कर पाएंगे। अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो पॉसिबिलिटी का पी भी नहीं समझ आएगा, ये लगा के चलिए। तो चलिए, तो श्योरिटी क्या होती है जब हम कंक्लूजन डिस्कस करेंगे डिफरेंट केसेस के बिहाफ पे, फिर मैं बताऊंगा श्योरिटी होती क्या है। सबसे पहले तो ये बात आती है कि अगर आपको कोई भी कंक्लूजन जो अवेलेबल होगा, कोई भी निष्कर्ष दिया जाएगा जो आपको अपनी स्टेटमेंट के ऊपर सेटिस्फाई करवाना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन है या पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन है। तो मैंने क्या बताया था कि जो भी रिलेशन होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में, ओके, तो वो कौन डिसाइड करता है, कॉप्यूला। मतलब कॉप्यूला ही होगा जो आपको क्लियर करेगा कंक्लूजन श्योरिटी बेस्ड है या पॉसिबिलिटी बेस्ड है। अगर तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में जो भी ये टर्म्स यूज हो रही हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉप्यूला, अगर ये टर्म्स रिलेटेड हैं इज एम आर से रिलेटेड, मतलब यहां पर कॉप्यूलाज या टर्म्स यूज हो रही हैं इज एम आर से रिलेटेड, तो वो कंक्लूजन आपका श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन होगा। अगर इज एम आर की बजाय टर्म्स आपकी यूज होती हैं या कॉप्यूला आपका यूज होता है कैन बी, मे बी या बीइंग अ पॉसिबिलिटी, तो वो कंक्लूजन आपका पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन होगा। समझ में आ गया। अभी सिर्फ मैं टर्म्स का आइडिया दे रहा हूं, अभी कुछ सिखा नहीं रहा हूं। यहां पर भी स्टेटमेंट्स के लिए भी टर्म्स थी, कंक्लूजन के लिए भी टर्म है। ओके, तो स्टेटमेंट के बारे में हमने अभी तक देखो क्या क्या सीखा है, उसके बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं जल्दी से। तो मैंने क्या कहा था कि आपको सिलॉजिज्म के अंदर कुछ एक स्टेटमेंट्स अवेलेबल होंगी, उन्हीं स्टेटमेंट्स के बिहाफ पे आपको कुछ कंक्लूजन्स दिए जाएंगे, निष्कर्ष दिए जाएंगे। आपका मेन टास्क क्या रहेगा, जो भी आपको कंक्लूजन अवेलेबल है अपनी स्टेटमेंट के ऊपर सेटिस्फाई करवाने हैं। मतलब या तो कंक्लूजन ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा। इस कैटेगरी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम। तो अब हमारे पास अगर हम एक सिंगल स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें चार पोर्शन जो हैं एग्जिस्ट करते हैं। एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट, सब्जेक्ट से पहले जो भी पैरामीटर यूज होती है जो आपकी स्टेटमेंट को डिफाइन करती है, उस एंटिटी को क्या कहते हैं, क्वांटिफायर। और उसी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में जो भी रिलेशन बनने जा रहा है वो हमेशा कौन डिसाइड करेगा, कॉप्यूला। ओके, चलिए, अब ये जो क्वांटिफायर हैं या स्टेटमेंट्स की कैटेगरी हैं वो डिपेंड करती हैं डिफरेंट क्वांटिफायर्स के ऊपर। तो डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज यहां पर एग्जिस्ट करती हैं स्टेटमेंट्स की, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, जिसमें क्वांटिफायर्स जो है वो आपका डिसाइड होगा। तो दो तरह के होते हैं, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। यूनिवर्सल और पर्टिकुलर भी दो तरह के होते हैं फर्दर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यूनिवर्सल पॉजिटिव में यूज होने वाले क्वांटिफायर देख लीजिए, जिसमें फुल्ली पोर्शन डिफाइन होगा। पॉजिटिव वे में ऑल, ईच, एवरी, पर्टिकुलर नेम, 100%, ओनली, वन, एनी, जो भी है। ओनली का केस जो है वो स्पेशल केसेस में आता है, इसे होल्ड में रख के चलिए। ओनली का केस हम डिस्कस करेंगे लास्ट में जाके। इसके अलावा एक और हमारे पास क्वांटिफायर रहता है, ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू, ये स्पेशल केसेस में आता है
और ये जो ओनली अ फ्यू का केस है वो बैंकिंग के और इंश्योरेंस के एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो वो पर्टिकुलर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो मैं बाद में क्लियर करवाऊंगा आपको, है ना। ठीक है, चलिए। तो यूनिवर्सल नेगेटिव की फॉर्म में क्या आ जाता है, नो या नन, मतलब फुल्ली पोर्शन जो है वो नेगेटिव कैटेगरी में डिफाइन हो रहा है। फिर पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर मतलब कुछ पोर्शन की बात करेगा, कुछ हिस्से की बात करेगा, सम, एटलीस्ट, फ्यू, सेवरल, मैनी, मोस्टली, ये सारे पर्टिकुलर पॉजिटिव कैटेगरी के अंडर आएंगे। फिर पर्टिकुलर नेगेटिव में एक ही आपका क्वांटिफायर यूज होगा, दैट इज सम नॉट। उसके बाद हमारे पास आते हैं कंक्लूजन्स। दो तरह के कंक्लूजन्स होते हैं, श्योरिटी और पॉसिबिलिटी बेस्ड। श्योरिटी का कैसे पता चलेगा कि वो श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन है या पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन है? अगर तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में यूज होने वाला जो पैरामीटर है, हमारे पास कॉप्यूला जो है, वो टर्म्स रिलेट करती हैं इज एम आर से रिलेटेड, तो वो कंक्लूजन जो होगा वो श्योरिटी बेस्ड होगा। अगर उसी सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बीच में अगर हमारे पास कॉप्यूला या टर्म्स यूज हो रही हैं, कैन बी, मे बी या बीइंग आ पॉसिबिलिटी, देखो ये प्रोबेबल टर्म्स है, हो सकता है, तो वो पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन होगा। अभी सिर्फ डायरेक्टली मैं उसे जज करने का तरीका बता रहा हूं, रटवा रहा हूं एक चीजें कि श्योरिटी का कैसे पता चलेगा, पॉसिबिलिटी का कैसे पता चलेगा। ओके, तो चलिए, तो ये बेसिक टर्म्स का आइडिया दे दिया, क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा अब श्योरिटी होती क्या है। तो श्योरिटी को ध्यान से समझ लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं। ओके, तो चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने स्टेटमेंट कंक्लूजन तो देख लिया, स्टेटमेंट क्या होता है, कंक्लूजन क्या होते हैं, वन बाय वन डिस्कस कर लिया। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसे सॉल्व किस तरह से किया जाए, हाउ टू सॉल्व, किस तरह से सॉल्व किया जाए सिलोजिज्म के क्वेश्चन को। देखो, हर टीचर का अपना खुद का एक तरीका होता है सिलोजिज्म के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, कोई एनालिटिकल मेथड से करवाता है जिसमें कुछ आपके रूल्स यूज होते हैं, आई प्लस ओ प्लस आई, आप कोई भी बुक फॉलो करेंगे इस तरह से आपको यूज होते हुए दिखेंगे, ए प्लस ई। ठीक है, यूनिवर्सल के रिलेटेड ए टर्म्स आती हैं, पर्टिकुलर से रिलेटेड आई टर्म आती हैं, वगैरह वगैरह। तो जो वो 6 रूल्स आपको दिए जाते हैं उससे आप श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन तो अटेम्प्ट कर लेंगे, पॉसिबिलिटी नहीं कर पाएंगे। पॉसिबिलिटी सीखने के लिए फिर आपको सेट थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, जो आप +1 में पढ़ के आए, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, उसके भी बहुत सारे रूल्स हैं, सारे याद करने पड़ेंगे, जो आपके लिए काफी कॉम्प्लेक्स टास्क रह जाता है और उसका सिलोजिज्म के अलावा कहीं यूज भी नहीं रहता। एक और टर्म रहती है यहां पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, एक और तरीका रहता है 50-100 मेथड। फ्रैंकली बोलूं तो मुझे आज तक वो पॉसिबिलिटी के अंदर समझ नहीं आया, मैं उसे इंप्लीमेंट कैसे करूं। ठीक है, रटने का तरीका है वो तो। 50-100 मेथड मतलब 50 मतलब सम पोर्शन हो गया, 100 मतलब फुल्ली पोर्शन हो गया। 50-100 दिखे तो 50 टर्म्स ट्रू होती हैं, मतलब ये एक तरह से रट्टा लगाने वाले फॉर्मूले प्रोवाइड कर दिए गए हैं। उससे आपको चैप्टर के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी कि चैप्टर एक्चुअल में है क्या। ओके, तो ना हम एनालिटिकल मेथड करेंगे, ना हम 50-100 मेथड करेंगे। इसका दी बेस्ट ऑल्टरनेट एक मेथड रहता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। हम सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो वेन डायग्राम का रेफरेंस लेते हुए सॉल्व करेंगे। हालांकि वेन डायग्राम अपने आप में एक चैप्टर भी है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी और रेलवे के एग्जाम में, वो हम अलग से चैप्टर भी डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर वेन डायग्राम का यूज होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसी डायग्राम का यूज करेंगे। तो इसके बारे में हल्की सी मैं चर्चा करना चाहूंगा। तो वेन डायग्राम बेसिकली कोई इस तरह का कोई स्पेशल वेन डायग्राम नहीं है। जो ये नाम है ना वेन, एक मैथमेटिशियन के नाम पे पड़ा है, दैट इज जॉन वेन। वो एक मैथमेटिशियन था, काफ़ी चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ईजी वे से समझने के लिए उन्होंने एक डायग्राम का इन्वेंशन की। ठीक है, ये एक डायग्राम का रेफरेंस लिया, उसी को नाम दे दिया उसे वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम जो बेसिकली होता क्या है, कोई भी डायग्राम जो एक इनक्लोज्ड फिगर में होता है, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन या एनी टाइप ऑफ पॉलीगन, ये सारे की सारी जितने भी इनक्लोज्ड फिगर होती हैं वो किस कैटेगरी से रिलेट करती हैं, वेन डायग्राम के। ठीक है, ये सारे के सारे डायग्राम्स वेन डायग्राम ही हैं, जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर में यूज होने वाले डायग्राम्स हैं इनक्लोज्ड फिगर में। तो खैर, जब ये चैप्टर की बात आएगी फिर ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारा कंसर्न रहेगा सिलोजिज्म के अंदर वेन डायग्राम के रेफरेंस लेते हुए सॉल्व करने का, तो हम एज अ सर्कल ही यूज करेंगे। ओके, हम एज अ सर्कल ही यूज करेंगे डायग्राम, मतलब एज अ सर्कल, सिंपल सी बात। तो पहले एक सिंपल वे में समझते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है, कि आपको चीजों के बीच में रिलेशन किस तरह से बनाने हैं। जैसे कि
एक वेन डायग्राम की अभी डेफिनेशन दे रहा हूं, टॉपिक अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, क्योंकि डेप्थ में पढ़ना है तो बारीक से बारीक चीज क्लियर करेंगे, है ना। तो वेन डायग्राम बेसिकली होता क्या है, उसका तो मैंने आइडिया दे दिया, डेफिनेशन क्या होती है, कहां से आया वेन डायग्राम। तो इन ये रिलेशन आइडेंटिफाई करने में किस तरह से हेल्प करता है। तो सपोज अगर मैं आपको दो पैरामीटर्स देता हूं, इंडिया एंड पंजाब, ये हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, इंडिया एंड पंजाब। आपकी स्टेटमेंट के अंदर चाहे कितने भी पैरामीटर्स क्यों ना हो, जैसे हमने रेफरेंस लिया था ऑल पेन्स आर पेंसिल, तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं यहां पर, एक पेन्स है और दूसरा कौन है, पेंसिल। इस तरह से ऑल गिटार्स आर पियानोस, तो दो पैरामीटर हैं यहां पर भी, गिटार्स भी हैं एंड पियानोस भी हैं। तो पूरी स्टेटमेंट के अंदर चाहे कितने भी पैरामीटर क्यों ना हो, हर पैरामीटर का अपना खुद का एक वेन डायग्राम होगा, मतलब हर पैरामीटर का खुद का अपना एक सर्कल होगा। वो तो डिपेंड करेगा ना उन दोनों में रिलेशन क्या बनने जा रहा है, वो हमेशा क्वांटिफायर डिसाइड करेगा। तो स्टेटमेंट के बिहाफ पे हम बाद में स्विच करेंगे, तो इंडिया का यहां पर अपना एक सर्कल होगा, एक वेन डायग्राम होगा, पंजाब का अपना एक सर्कल होगा, एक वेन डायग्राम होगा। अगर हम लॉजिकली बात करें, पंजाब क्या है, एक स्टेट है। कौन सी स्टेट है, एक इंडियन स्टेट है, भारत का एक राज्य है। तो सबसे पहले अगर हम पंजाब की बात करें, तो पंजाब राज्य जो है वो किसका पार्ट है, इंडिया का पार्ट है, तो इंडिया का वेन डायग्राम ये बन जाएगा। तो मतलब कि मैं इन दोनों के रिलेशन को इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं। अगर मैं यहां पर एक टर्म लेता हूं पाकिस्तान, अगर मैं यहां पर एक टर्म लेता हूं पाकिस्तान, पाकिस्तान भी एक कंट्री है, तो इसका भी अपना खुद का एक सर्कल होगा। अगर मैं इन तीनों को ही रियलाइज करके चलूं, अब पंजाब तो इंडिया का पार्ट हो गया, क्या पाकिस्तान का किसी के साथ कोई रिलेशन है, ना पाकिस्तान का इंडिया के साथ कोई रिलेशन है, ना पाकिस्तान का पंजाब के साथ कोई रिलेशन है। अगर इनके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो इसका वेन डायग्राम अलग से बन जाएगा, ये एक डिफरेंट कंट्री होगी, दैट इज पाकिस्तान। ठीक है जी, चलिए अगर मैं यहां पर एक बात करूं कराची की, एक और सिटी की बात करते हैं, कराची। ओके, तो कराची की अगर हम बात करें, कराची भी अपने आप में क्या है, एक 100% जो है वो सिटी है या स्टेट होगी, शायद मुझे आइडिया नहीं है, बट वो किसका हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है। तो पाकिस्तान के अंदर कौन सा पोर्शन रह जाएगा हमारे पास, कराची का पार्ट। ठीक है जी, चलिए अब यहां पर एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मैं एक चीज कहना चाहूंगा, है ना, जो आर्टिकल 370 अबॉलिश होने से पहले क्या मुद्दा था। बात करते हैं एक टर्म कश्मीर की। ठीक है, जस्ट क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं इस टर्म का रेफरेंस ले रहा हूं, बट क्या चीजें थी आर्टिकल 370 अबॉलिश होने से पहले वो आपको भी पता है। तो अगर आर्टिकल 370 अबॉलिश होने से पहले की बात करें, तो क्या कंसीडर किया जाता था, कश्मीर जो है वो अपने आप में एक सिंगल यूनिट तो है, तो कुछ हिस्सा जो है वो कश्मीर का इंडिया के अंदर आता था और कुछ हिस्सा जो है कश्मीर का पाकिस्तान के अंदर आता था। तो आपको पार्शियली ही डिफाइन करना है, तो ये सर्कल किसका बनेगा, कश्मीर का, कि ये पोर्शन जो है इंडिया के अंदर आ रहा है और ये पोर्शन जो है किसके अंदर आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर। ये मत पूछना ये कहां गया, जस्ट इन्हें डिफाइन करने का, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब मेरी एक बात ध्यान से समझना, आपको भी पता है कि क्या पंजाब का कोई भी हिस्सा, इतना सा भी हिस्सा, क्या कश्मीर के अंदर आता है, नहीं ना, तो हमने डिफाइन भी नहीं किया। क्या कश्मीर का कोई भी हिस्सा कराची का पार्ट है, नहीं है, तो हमने डिफाइन भी नहीं किया। कहने का मतलब सिलोजिज्म में मेन इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या रहेगा, अगर आप वेन डायग्राम का रेफरेंस ले रहे हो, तो जो रिलेशन जिन दो पैरामीटर्स में पूछा जाएगा, सिर्फ उन्हीं दो पैरामीटर्स के बीच में ही डिफाइन करना है। कहने का मतलब अगर मैं बाय चांस गलती से भी कश्मीर का पोर्शन इस तरह से हल्का सा टच करवा देता, इस तरह से, सपोज ये जो मैं ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूं, सपोज ये कश्मीर वाला हिस्सा है, ओके, तो ये क्या रियलाइज करवा रहा है, कहीं ना कहीं कश्मीर का हिस्सा किसके अंदर आ रहा है, पंजाब के अंदर, बट पंजाब का तो कोई भी हिस्सा कश्मीर के अंदर है ही नहीं, आपने तो डिफाइन कर दिया। तो ये वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, टोटली रॉन्ग। तो आपको जो भी स्टेटमेंट के अंदर पैरामीटर्स अवेलेबल होंगे और उन पैरामीटर्स के बीच में जो भी रिलेशन दिया जाएगा, सिर्फ उन्हीं दो पैरामीटर के बीच में वो रिलेशन डिफाइन करना है, किसी तीसरे के साथ अपने एंड से ड्रॉ मत करना, क्योंकि जब आपका स्टेटमेंट का ही बना हुआ वेन डायग्राम करेक्ट नहीं होगा, तो कंक्लूजन तो उसी के बिहाफ पे आपको सॉल्व करने हैं, तो कंक्लूजन कहां से सही हो जाएंगे,
ओके, तो ये मैंने आपको रेफरेंस दिया है, सिर्फ एक वेन डायग्राम टॉपिक में हम ये चीजें करेंगे। ये चीजें आपको सिलोजिज्म में नहीं पूछी जाती हैं, बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। हालांकि वेन डायग्राम एक डिफरेंट टॉपिक्स है जिसमें दो तरह के वेन डायग्राम डिस्कस करेंगे, नॉर्मल लॉजिकल वेन डायग्राम और डेटा वेन डायग्राम। चलो वो अलग से चैप्टर रहेगा, उसमें ये टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो आपको वेन डायग्राम का भी आइडिया हो ही गया। ओके, तो अब हमारा टास्क रहेगा क्या, टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट क्या है, प्रोपोजिशंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, इनसे रिलेटेड अगर हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन्हें किस तरह से हैंडल करना है। ओके, चलिए तो पहले तो इनका देखेंगे वेन डायग्राम कैसे बनेगा, फिर इनमें हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से कंक्लूजन पूछे जाते हैं, हर एक चीज का आइडिया लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या रहेगा, श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन को लेके, तो इसे ध्यान से समझिएगा। अब आगे चल के आपका चैप्टर एक्चुअल वाला शुरू होने जा रहा है, ठीक है, करें शुरू। चलो मैं इसको हटा देता हूं, ये चीज तो हो गई हमारे पास, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमारी पहली स्टेटमेंट या पहली कैटेगरी आती है, दैट इज यूनिवर्सल पॉजिटिव की, ठीक है जी, यूनिवर्सल पॉजिटिव। इनमें टर्म्स कौन कौन सी यूज होती हैं एक बार फिर से देख लीजिए, ऑल, ईच, एवरी, पर्टिकुलर नेम, 100%, ओनली, एनी एंड वन। तो जो पैरामीटर आपका या जो क्वांटिफायर आपका बाय डिफॉल्ट एग्जाम में यूज होता है या मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है, वो क्या होता है, ऑल। तो आपको स्टेटमेंट्स दी जाएंगी इस तरह से, ऑल ARB गिवन होगा, ऑल BRC, ऑल CRD। ये आपको तीन तरह की मैंने स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की हैं, ऑल ARB, ऑल BRC एंड ऑल CRD। ए और बी की जगह कोई भी हमारे पास सब्जेक्ट या प्रेडिकेट यूज हो सकते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल्स कही थी, ऑल पेन्स आर इरेजर्स, ऑल कीबोर्ड्स आर माउस, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। अब सुनिए ध्यान से, अब इनका वेन डायग्राम बनेगा क्या। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, पूरे का पूरा अगर पंजाब स्टेट है वो किसका पार्ट है, इंडिया का। इसी तरह आपको ये स्टेटमेंट अवेलेबल है कि ऑल ARB, मतलब कि जितने भी ए हैं सारे के सारे वो किसका पार्ट बन के बैठे हैं, बी का पार्ट। तो इसी किस तरह से डिफाइन करेंगे, सबसे पहले ए का वेन डायग्राम बना लिया। क्यों अलग से बनाया, क्योंकि मैंने आपको क्लियर किया था कि स्टेटमेंट के अंदर जितने भी टर्म्स क्यों ना हो, जितने भी पैरामीटर्स क्यों ना हो, हर पैरामीटर का अपना खुद का एक सर्कल होगा, एक वेन डायग्राम होगा, क्योंकि वो तो अपने आप में फुल्ली डिफाइंड है ना, एक सिंगल यूनिट की बात कर रहा है। बट दोनों में रिलेशन क्या है वो हमेशा कौन डिसाइड करता है, क्वांटिफायर। क्वांटिफायर से पता चलेगा COD में क्या चीज ड्रॉ करनी है आपको, कौन सी स्टेटमेंट की कैटेगरी का हिस्सा है। ओके, तो सबसे पहले हमने ए का बना दिया वेन डायग्राम, और सारा ए किसका हिस्सा है, बी का हिस्सा है। तो ये बना हमारी पहली स्टेटमेंट का वेन डायग्राम, दैट इज ऑल ARB, के सारे ए जो हैं वो किसका पार्ट है, बी का पार्ट है। इसी तरह दूसरी स्टेटमेंट की अगर बात करें, ऑल BRC, के सारे बी जो हैं वो किसका पार्ट है, सी का। तो बी तो ऑलरेडी डिफाइंड है, तो सारे बी क्या बन के बैठे हैं, अब हमारे पास सी बन के बैठे हैं, ठीक है। ये पहली दो स्टेटमेंट का वेन डायग्राम हो गया। ऑल CRD, सारे सी किसका पार्ट है, डी का। तो सी तो ऑलरेडी डिफाइंड है, बट सारा सी किसका हिस्सा बन के बैठा हुआ है, डी का हिस्सा बन के बैठा हुआ है। तो ये हो गया इन तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स का वेन डायग्राम। जितने भी आप बुक्स प्रेफर करेंगे, जो भी फॉलो अप करेंगे, हर एक बुक के अंदर आपको जो सॉल्यूशंस गिवन होंगे उसमें वेन डायग्राम का रेफरेंस लेते हुए तो इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा, अगर ये स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं तो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसे कभी मत फॉलो करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, बिल्कुल करेक्ट है, बट देखो अभी तक मैंने आपको चीजें क्लियर नहीं की हैं, कुछ समझाया ही नहीं है, सिखाया ही नहीं है कौन कौन से कंक्लूजन कैसे ट्रू करने हैं, कैसे फॉल्स होते हैं। तो आपको बताने का कोई फायदा नहीं है। इन दी एंड आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये वेन डायग्राम क्यों नहीं फॉलो करना। रीजन बीइंग, चलो मैं हल्की सी बात बता ही देता हूं। मैंने सिलोजिज्म में आपको क्या कहा था स्टार्टिंग के अंदर ही, कि जो भी आपको स्टेटमेंट्स अवेलेबल होंगी उन्हें आपको क्या करना है, 100% ट्रू मान के चलना है। ओके, तो सिलोजिज्म में होता क्या है कि जिस पैरामीटर का रिलेशन किसी दूसरे के साथ गिवन हो ना, सिर्फ उसी के साथ ही ड्रॉ करना है, ठीक है। अब चलो मैं एक रेफरेंस देता हूं पहले, जो आपको एक्चुअल में फॉलो करना है ना, पहले वो वेन डायग्राम बना देता हूं जो आपको एक्चुअल में फॉलो करना है। कौन सा फॉलो करना है, इसको ना करने की बजाय इसको फॉलो कीजिएगा। जैसे कि गिवन है ऑल ARB, ये सारे ए जो हैं वो किसका पार्ट है,
बी का पार्ट है। समझ में आया? सिंपल सी बात है, इसे ऐसे ना ड्रॉ करके ऐसे ड्रॉ करना है एक ही चीज। ऑल बी आर सी, सारे बी जो हैं वो किसका पार्ट है? सी का पार्ट है। एंड ऑल सी आर डी, सारे सी किसका पार्ट है? डी का पार्ट है। ये हमेशा आपके लिए मोस्ट प्रेफरेबल वेन डायग्राम रहेगा और एररलेस वेन डायग्राम रहेगा। इसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो हर एक क्वेश्चन जो है क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ समझ भी आएगा और वो 100% एक्यूरेसी के साथ सही भी होगा। कोई भी कंक्लूजन अगर आप इस वेन डायग्राम के थ्रू अटेम्प्ट करेंगे तो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है तो दोनों ही ठीक। तो यहां पर क्या है, इस वेन डायग्राम के थ्रू जो हम कंक्लूजन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। लास्ट में भी पता चल जाएगा कि क्यों ये दी बेस्ट है। क्योंकि यहां पर क्या होता है कि जिस पैरामीटर का रिलेशन, जिस किसी भी एक पैरामीटर का रिलेशन किसी दूसरे के साथ जब गिवन होगा तो सिर्फ उसी के साथ ही यहां पर विजिबल होता है। यहां पर क्या है कि अगर किसी एक पैरामीटर का रिलेशन किसी तीसरे के साथ नहीं गिवन होता ना तो वो भी दिख जाता है। अब अगर आपने सिलोजिज्म कहीं ना कहीं पहले पढ़ा हुआ होगा तो ये पिछली स्टेटमेंट जो मैंने बोली है वो समझ में आ चुकी होगी, अदरवाइज इग्नोर करो। जिस रास्ते जाना ही नहीं तो उसके बारे में पूछ के क्या फायदा। मतलब हमारा कंसर्न किससे? सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने से। तो ये दी बेस्ट वेन डायग्राम रहेगा, मोस्ट प्रेफरेबल आपके लिए वेन डायग्राम रहेगा। ओके, तो स्टेटमेंट्स का वेन डायग्राम बना लिया। अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे कंक्लूजन्स कि अब यहां पर हमारे पास कौन कौन से कंक्लूजन्स जो हैं वो सही रहेंगे और कौन से कंक्लूजन्स जो हैं वो गलत बनेंगे। ठीक है जी, अब सुनिए ध्यान से। तो हम क्या करने जा रहे हैं? श्योरिटी से रिलेटेड कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। अब श्योरिटी का मतलब क्या होता है पहले तो वो सुन लीजिए। श्योरिटी का मतलब होता है डेफिनेट, मतलब के निश्चित रूप से। ठीक है, गैंग्सो वासेपुर वाला डेफिनेट नहीं है, वो अलग डेफिनेट है, ये अलग डेफिनेट है। ठीक है, चलो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, जो कंक्लूजन होते हैं श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन, इसका मतलब क्या होता है? डेफिनेट, निश्चित रूप से। कहने का मतलब कि जो चीज आपको स्टेटमेंट के बिहाफ पे दी जा चुकी है सिर्फ आपको उसे ही 100% ट्रू मानना है। इसके अलावा आप अपने एंड से कोई भी एजम्पशन नहीं लगा सकते। जैसे मैं आपके सामने एक रैंडमली एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपको कहता हूं कि आपकी क्लास के अंदर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स बैठे हैं और उस क्लास के अंदर मैं अगर आपको कहता हूं कि उनका एक एग्जाम हुआ, एग्जाम का रिजल्ट भी आ गया। ओके, तो अगर मैं आपको कहता हूं कि आपकी क्लास में आधी क्लास पास है, एक नॉर्मल सी अगर मैं इंफॉर्मेशन देता हूं कि अगर आपके पास क्लास का कोई टेस्ट हुआ और उसके रिजल्ट के बारे में अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं कि आपकी क्लास में तो आधी क्लास पास है, तो आप इससे क्या समझते हैं, क्या चीजें कंक्लूड करते हैं? अच्छा, आधी क्लास पास है तो आधी फेल ही होगी। ओके, यही होगा ना, यही सोचेंगे। ये जो है टोटली रॉन्ग है जो आपने सोचा, क्योंकि मैंने इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी है? सिर्फ और सिर्फ आधी क्लास के बारे में कि हाफ क्लास इज पास, आधी क्लास पास है। क्या मैंने रिमेनिंग आधी क्लास के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी? नहीं दी ना। और वो रिमेनिंग आधी जो क्लास है जिसके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन नहीं दी, वो पास भी हो सकती है, वो फेल भी हो सकती है। मतलब वो रिमेनिंग आधी क्लास के बारे में कुछ भी हो सकता था। हो सकता था, कौन सी सेंस बनी? एज्यूम कर लिया ना मैंने, प्रोबेबल कंडीशन बनी। बट कंक्लूजन क्या कर रहे हैं हम? डेफिनेट, श्योरिटी वाले। तो अगर मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है कि आपकी क्लास में आधी क्लास पास है, तो सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन को ही ट्रू समझ के चलिए। रिमेनिंग आधी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए श्योरिटी में क्या हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा? जी हमें नहीं पता। क्लियर? क्योंकि वो रिमेनिंग आधी क्लास पास भी हो सकती है और वो रिमेनिंग आधी क्लास फेल भी हो सकती है। हो सकती है मतलब अपने आप में ही एक क्या आ रही है? पॉसिबिलिटी की सेंस आ रही है। तो जहां कहीं भी आपने अपना दिमाग यूज कर लिया, दिमाग कहां यूज किया था? अगर मैंने आपको स्टेटमेंट दी थी कि आधी क्लास पास है, तो आप सोच के चल रहे हैं जी आधी फेल ही होगी। यहां पर आपने अपने लेवल पे एजम्पशन लगा ली। तो जहां कहीं भी आप अपने लेवल पे एजम्पशन लगाएंगे वहीं पर ही आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ज्यादा दिमाग यहां पर आपको यूज नहीं करना। तो अभी तक के लिए आप अपना दिमाग साइड पे रख के चलिए जब आप श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन कर रहे हैं, मतलब कि नो एजम्पशंस रिक्वायर्ड, कुछ भी नहीं सोचना। ठीक है, अगर सोच लिया वहीं पर ही आंसर गलत। बट क्या करें, दिमाग थोड़ा ज्यादा है तो यूज तो करना बनता ही है, तो कहीं ना कहीं एजम्पशन भी लगेंगी। तभी मैंने कहा था कि आपका जो काफी कैंडिडेट को मैंने देखा है उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको श्योरिटी ही नहीं क्लियर होती कि किस तरह से कंक्लूजन सही होने हैं, कौन से गलत होने हैं।
जब श्योरिटी नहीं क्लियर होती फिर पॉसिबिलिटी कहाँ से समझ आएगी? क्योंकि श्योरिटी क्लियर होती है तब जाके पॉसिबिलिटी का पता चलता है कि हाँ हमें ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना है। ओके, तो चलिए आपको कोई भी कंक्लूजन को अटेम्प्ट करने के मैं अलग अलग तरीके बताऊंगा, जो आपका मन करे वो फॉलो कर लेना, बट कोशिश करना एक्चुअल कंसेप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो चलो, आपको आई थिंक उम्मीद करता हूं कि डेफिनेशन क्लियर होगी कि श्योरिटी का मतलब क्या होता है। डेफिनेट मतलब कि निश्चित रूप से कि जो इंफॉर्मेशन आपको दी जा चुकी है या जो वेन डायग्राम आपको यहां पर दिखाई दे रहा है स्टेटमेंट का, सिर्फ उसी को ही 100% ट्रू मान के चलना है। इसके अलावा आपको कुछ भी एज्यूम नहीं करना। मतलब कि जो चीज दिखाई दे रही है ना वही आपके लिए सच है। क्या दिखाई दे रही है जी? हमें दिखाई दे रहा है कि सारे ए बी बन के बैठे हैं, सारे के सारे बी सी बन के बैठे हैं और सारे के सारे सी किसका पार्ट है? डी बन के बैठे हैं। क्लियर? तो मैं आपको अब कंक्लूजन बताने वाला हूं। हम कंक्लूजन को अटेम्प्ट करने के 2-3 तरीके देखेंगे। पहले 2 तरीके जो होंगे वो होंगे टोटली रट्टाफिकेशन, मतलब मैं आपको एक फॉर्मूला दे दूंगा, वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। तीसरा जो है मेजर कंसेप्ट, अगर उसे समझ के चलेंगे तो चैप्टर में आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलो, पहली ट्रिक, एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं। जब भी आपकी सारी की सारी स्टेटमेंट ऑल से रिलेटेड हो, मतलब कि कौन सी कैटेगरी का पार्ट हो? यूनिवर्सल पॉजिटिव की कैटेगरी का पार्ट हो। ये देखो सारी यूनिवर्सल पॉजिटिव है। तो वेन डायग्राम के थ्रू ये चीज देखिए कि जो भी अगर आपको कंक्लूजन पूछा जाएगा जिसमें आप अंदर से बाहर ट्रेवल करेंगे, मतलब कि ए टू बी अगर ट्रेवल कर रहे हैं, कोई भी कंक्लूजन आया, जैसे मैं कहता हूं ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, आप अंदर से बाहर ट्रेवल कर रहे हैं। ऑल ए आर डी, फिर से आप अंदर से बाहर ट्रेवल कर रहे हैं। तो जो कोई भी कंक्लूजन आया जिसमें आप अंदर से लेके बाहर तक की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब ए टू डी ट्रेवल कर रहे हैं, इनसाइड टू आउटसाइड, तो वहां आपके 2 तरह के कंक्लूजन जो हैं वो सही माने जाते हैं, एक ऑल से रिलेटेड और एक सम से रिलेटेड। एक तरह का फॉर्मूला दे रहा हूं। अगर मैं इसी के ही विद रिस्पेक्ट टू रिवर्स में मूव करता हूं, मतलब कि अगर आपको कोई भी कंक्लूजन ऐसा आया जिसमें आप बाहर से अंदर की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब डी टू ए ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे अगर मैं कहता हूं ऑल डी आर ए, सारे डी क्या हैं? ए हैं, मैं डी से ए की तरफ आ रहा हूं, बाहर से अंदर ट्रेवल कर रहा हूं। तो अगर किसी भी कंक्लूजन के अंदर आप बाहर से अंदर ट्रेवल करेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही तरह का कंक्लूजन ट्रू होगा, दैट इज सम। ठीक है जी, अभी सिर्फ सुन लीजिए, फिर मैं एक साथ करवाऊंगा जितने भी मैं आपको तरीके बता रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अगर अंदर से बाहर ट्रेवल कर रहे हैं तो 2 तरह के कंक्लूजन ट्रू होंगे, ऑल वाला कंक्लूजन भी ट्रू होगा और सम वाला कंक्लूजन भी ट्रू होगा। अगर आप बाहर से अंदर की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, डी टू ए ट्रेवल कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही तरह का कंक्लूजन ट्रू होगा, दैट इज सम। ये तो रहेगा पहला मेथड। दूसरा मेथड सुनिए क्या है वो शॉर्टकट या ट्रिक क्या है जो आपको फॉलो अप करनी है। देखो, अगर आपको मैंने ये चीज बताई है कि श्योरिटी का मतलब क्या होता है? डेफिनेट, मतलब कि जो चीज दिखाई दे रही है आपको वही आपके लिए सच है, वही 100% ट्रू है। तो अगर हम वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम तो आप किसी भी चीज का बना सकते हैं। अगर स्टेटमेंट का वेन डायग्राम है तो उन्हीं के बिहाफ पे कंक्लूजन पूछे जाएंगे, तो कंक्लूजन्स का भी वेन डायग्राम होना चाहिए। बात तो एक ही होगी ना। तो जब भी आपको कोई भी कंक्लूजन पूछा जाए किसी भी चीज से रिलेटेड, कोई भी कंक्लूजन पूछा जाए एक्स वाई जेड, ये दूसरा तरीका बता रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कोई भी अगर आपको कंक्लूजन पूछा जाता है तो आपको क्या करना है? स्टार्टिंग में कंसेप्ट्स पे होल्ड बनाने के लिए उस कंक्लूजन को ड्रॉ करके देखना है। बना के देख लो। अगर उस कंक्लूजन को जब आप ड्रॉ करेंगे, उसका वेन डायग्राम बनाएंगे, अगर उस बनाए हुए कंक्लूजन का वेन डायग्राम सेम एज इट इज आपको स्टेटमेंट के बने वेन डायग्राम में एज इट इज वो वेन डायग्राम विजिबल हो जाता है, तो वो कंक्लूजन आपका डेफिनेट ट्रू है। अगर वो आपका कंक्लूजन का बना हुआ वेन डायग्राम सेम एज इट इज यहां नहीं दिखाई देता है स्टेटमेंट के बने वेन डायग्राम में, तो वो कंक्लूजन आपका डेफिनेट फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि जो चीज दिखेगी उसी को ही सच मानना है ना, तो वेन डायग्राम वो वाला दिखना भी चाहिए। तो ये रह गई आपकी दूसरी ट्रिक। तीसरी क्या रहेगी? मेन कंसेप्ट। तो वो क्या रहेगा वो बाद में बात करते हैं, पहले इन दोनों चीजों के बिहाफ पे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे एक कंक्लूजन पुट करता हूं कि ऑल ए आर टी, तो सबसे पहले तो रूल नंबर 1 के थ्रू देखते हैं, जो हमारा पहला तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि आप कहां से लेके कहां तक ट्रेवल कर रहे हैं। हम ए आर डी, ए टू डी ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब अंदर से बाहर ट्रेवल कर रहे हैं। तो अंदर से बाहर ट्रेवल करने पे हमारे पास कौन कौन से कंक्लूजन ट्रू होते हैं?
ऑल से रिलेटेड भी और सम से रिलेटेड भी। तो मैंने क्या पूछा है, ऑल ही तो पूछा है, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया आपका, डेफिनेट ट्रू कंक्लूजन। ये तो था फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। दूसरा तरीका, मैंने क्या कहा था, जो भी आपको कंक्लूजन गिवन हो उसे आप एक बार ड्रॉ करके देख लीजिए। अगर मैं इस चीज को ड्रॉ करके देखूं, इस तरह से दिखाई देगी आपको, ऑल ARD ऐसे ही बनेगा ना। अगर ये कंक्लूजन का बना हुआ वेन डायग्राम सेम एज इट इज मुझे स्टेटमेंट के बने वेन डायग्राम में दिख गया तो मेरे लिए सही है। अगर मुझे वो चीज एज इट इज नहीं दिखाई देती तो वो मेरे लिए गलत होगा। अब क्लियरली आपको दिखना चाहिए। अगर मैं बी और सी को हाइड कर देता हूं, देखो ए ये रहा, डी ये रहा, क्लियरली वो पोर्शन सेम एज इट इज दिखाई दे रहा है। तो जो चीज विजिबल है श्योरिटी में वो 100% ट्रू होती है। तो ये कंक्लूजन ट्रू है। पहले दो तरीके क्लियर हो गए, बट इनके पीछे नहीं भागना आपको, ठीक है। ये तो रट्टे लगाने वाली चीजें हैं। तीसरा जो मेन है एक्चुअल तरीका, वो है आपका एक्चुअल कंसेप्ट। कि आपको क्या करना है, कंसेप्ट फॉलो अप करना है। बस रिलेशन आइडेंटिफाई करिए किन किन चीजों में गिवन है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि सारे के सारे ए क्या बन के बैठे हैं, बी बन के बैठे हैं, और सारा बी किसका हिस्सा बन चुका है, सी का। जब सारे ही बी सी का पार्ट बन चुके हैं तो बी के अंदर जो भी एग्जिस्ट करेंगे वो भी तो सी का ही पार्ट होंगे। जैसे कि अगर मैं कहता हूं दिल्ली में, देखो आप सभी कहीं ना कभी गए होंगे या सुना तो होगा ही होगा। तो अगर मैं कहूं, आपने रोहिणी जगह का नाम सुना होगा दिल्ली के अंदर, ठीक है, या किसकी बात करें, चलो रोहिणी की ही बात कर देते हैं। एक एरिया है रोहिणी दिल्ली के अंदर। किसके अंदर है, दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के अंदर आ गया रोहिणी, और दिल्ली किसका पार्ट है, इंडिया का, है ना। तो अगर दिल्ली रोहिणी एरिया आ रहा है दिल्ली के अंदर और दिल्ली एरिया आ रहा है इंडिया के अंदर, तो मैं ये भी तो कहूंगा कि रोहिणी एरिया जो है वो इंडिया का ही पार्ट है। क्योंकि अगर दिल्ली ही इंडिया बन चुका है या दिल्ली पूरा पोर्शन इंडिया के अंदर आ रहा है तो उसका जो एरिया है छोटा सा रोहिणी, वो भी तो इंडिया के अंदर ही आएगा। तो वही चीज यहां पर भी है। जब सारे ही ए बी बन के बैठे हैं, मतलब कि पूरा ए किससे भरा हुआ है, बी से भरा हुआ है, और सारे बी क्या बन चुके हैं, सी बन चुके हैं, तो बी के अंदर जो भी चीजें एग्जिस्ट करेंगी वो भी तो सी के अंदर ही जाएंगी। तो सारे ए भी क्या बन चुके हैं, सी बन चुके हैं। जब सारा ही ए सी बन चुका है और सारे डी, सी किसका पार्ट है, डी का पार्ट है। जब सी ही डी बन चुके हैं तो सी के अंदर जो भी चीजें एग्जिस्ट करेंगी वो भी किसका पार्ट बनेगी, डी का ही पार्ट बनेगी। तो इस वजह से सारे ए किसका हिस्सा है, डी का हिस्सा है। ये एक्चुअल कंसेप्ट हुआ, इस वजह से ये कंक्लूजन क्या हुआ आपका, डेफिनेट ट्रू कंक्लूजन। एक और एग्जांपल देखिए। अगर मैं आपसे ये एग्जांपल देता हूं कि ऑल बी आर डी, ऑल बी आर डी के सारे बी जो है वो डी का हिस्सा है। पहला तरीका रूल के अकॉर्डिंगली, पहले देखो कहां से कहां जा रहे हो, बी से लेके डी तक, मतलब अंदर से बाहर मूव कर रहे हो। अंदर से बाहर मूव करने पे ऑल और सम दोनों तरह के कंक्लूजन ट्रू होते हैं। तो मैंने भी क्या पूछा, ऑल ही तो पूछा, तो ऑल बी आर डी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये तो हो गया फॉर्मूला। दूसरा तरीका, इसे ड्रॉ करके देख लेते हैं। ड्रॉ करके देख लेते हैं। मुझे ये चीज विजिबल होनी चाहिए। ये मैंने कंक्लूजन का वेन डायग्राम बनाया, अगर मुझे ये चीज विजिबल होगी, दिखाई देगा सेम एज इट इज वेन डायग्राम यहां पर, तो ही मेरे लिए ये ट्रू है। हाँ जी, देखो विजिबल है, बिल्कुल है। अगर मैं यहां पर सी को हाइड कर देता हूं, देखो बी डी के अंदर ही तो आ रहे हैं, ठीक है, बी डी के अंदर आ रहे हैं। सी को अगर मैं हाइड कर देता हूं तो जो चीज विजिबल है वो हमेशा ट्रू होती है श्योरिटी में, क्योंकि श्योरिटी क्या कहते हैं, विजिबिलिटी। चीजें मुझे दिखनी चाहिए तो ही सच मानूंगा, अदरवाइज नहीं। तीसरा मेन जो एक्चुअल कंसेप्ट है, सारे बी किसका हिस्सा है, सी का। सारे का सारा सी किसका हिस्सा है, डी का। जब सी ही डी बन चुके हैं तो सी में जो भी चीजें एग्जिस्ट करेंगी वो भी तो डी का हिस्सा बनेंगी। सी के अंदर कौन आ रहे हैं, सारे के सारे बी आ रहे हैं, इसलिए ऑल बी आर डी क्या हो गया, एक डेफिनेट ट्रू कंक्लूजन हो गया। मतलब ये भी क्या है, बिल्कुल सही है निश्चित रूप से। हाँ जी, समझ में आ रही हैं चीजें, क्योंकि इससे इजी वे से कोई भी नहीं करवाएगा आपको, इससे आसान तो मैं भी नहीं करवा सकता, ठीक है। मतलब पीक लेवल पे ये चीजें समझा रहा हूं आपको, डिटेल में, डेप्थ में। आराम से जरूर सीखेंगे बट तसल्ली से सीखेंगे, ताकि आपको दोबारा से कहीं से भी सिलोजिज्म पढ़ने की कोई जरूरत भी ना पड़े। आप खुद रिकमेंड करोगे अपने साथ वालों के को कि अगर आपको सिलोजिज्म पढ़ना है तो ये वाले लेक्चर सुनो, और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। आप किसी भी कैंडिडेट को चैलेंज कर सकते हो अगर आपने मुझसे ये तसल्ली से पढ़ लिया सिलोजिज्म, तो ये मैं कमिटमेंट करता हूं आपसे। चलो फिर आते हैं आगे की तरफ। इतना क्लियर हो गया। अगर मैं आपसे कंक्लूजन पूछूं, ऑल डी आर बी,
ऑल डी आर बी, हाँ जी, ट्रू है या फॉल्स है? तो पहले हम सबसे पहले देखेंगे हम कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं। डी आर बी मतलब डी से बी की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम बाहर से अंदर ट्रेवल करेंगे, डी टू बी ट्रेवल करेंगे, तो कौन सा कंक्लूजन ट्रू होता है हमारे पास? सम से रिलेटेड। बट मैंने आपसे क्या पूछा? ऑल से रिलेटेड। बट बाहर से अंदर जाने पे तो सम ट्रू होता है, पूछा क्या गया है? ऑल। तो ये कंक्लूजन हो गया आपका डेफिनेट फॉल्स कंक्लूजन। दूसरा तरीका ड्रॉ करके देख लो। अगर मुझे ऑल डी आर बी ड्रॉ करके देखना है, मतलब मुझे इस चीज की डिमांड हो रही है कि सारे डी किसका अंदर दिखने चाहिए? बी के अंदर। क्या ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आपको? आपको तो सारे बी डी के अंदर अवेलेबल हैं, सारा डी थोड़ा बी के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। दिखाई नहीं आपको ऐसी चीज। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए ऑल ए आर सी, इसे क्या कहेंगे? ट्रू कहेंगे या फॉल्स कहेंगे? जी, इसे भी ट्रू कहेंगे। क्यों ट्रू कहेंगे? क्योंकि हम ए टू सी ट्रेवल कर रहे हैं, अंदर से बाहर ट्रेवल कर रहे हैं। अंदर से बाहर ट्रेवल करने पे ऑल ट्रू होता है, तो ऑल ही तो पूछा गया। समझ में आ गया? ड्रॉ करके देखेंगे तो भी दिख जाएगी ये चीजें। ठीक है, कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली चलेंगे। सारे ए बी बन के बैठे हैं, सारे बी सी का हिस्सा हैं, तो ए भी तो सी ही बन के बैठे हैं। अगर आपसे पूछा जाए सम ए आर सी, तो बताइए ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो ये भी क्या होगा? एक ट्रू कंक्लूजन होगा, क्योंकि सम ए आर सी के केस में हम ए टू सी मूव तो कर रहे हैं, मतलब अंदर से बाहर ट्रेवल कर रहे हैं। अंदर से बाहर ट्रेवल करने पे सम और ऑल दोनों तरह के कंक्लूजन ट्रू होते हैं, तो मैंने भी तो सम ही पूछा है। मोर ओवर, अभी हमने डिस्कस किया है कि सारे ए किसका हिस्सा बन के बैठे हैं? सी का हिस्सा बन के बैठे हैं। जब सारे ही ए सी का पार्ट हैं, जैसे अगर मैं कहता हूं पूरा रोहिणी एरिया दिल्ली का हिस्सा है, ठीक है, दिल्ली के अंदर आ रहा है। तो अगर मैं कहूं आधा रोहिणी एरिया दिल्ली के अंदर आ रहा है, क्या मैंने गलत बोला? जब पूरा रोहिणी दिल्ली का हिस्सा है तो आधा भी तो आएगा ही आएगा। इसी तरह जब सारे ही ए सी बन चुके हैं, तो सी का थोड़ा सा पार्ट ले लो, चाहे वो भी किसका पार्ट बनेगा? सी का ही तो पार्ट बनेगा, क्योंकि जब सारे ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑल है, तो सम तो होगा ही होगा। तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा, सम हमेशा किसका हिस्सा होता है? किसका पार्ट होता है? ऑल का पार्ट है। जब सारे हैं तो सम भी होंगे ही होंगे। क्लियर हो गया इतना? चलो, अगर यहां पर आपसे पूछा जाए सम डी आर ए, कि कुछ डी ए है। अब डी टू ए ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब बाहर से अंदर ट्रेवल कर रहे हैं। बाहर से अंदर ट्रेवल करने पे क्या ट्रू होता है? सम। तो मैंने भी तो सम ही तो पूछा, सम डी आर ए, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। अगर कंसेप्चुअली देखें, ये देखो आउटर लेयर किसकी है? ये बाहर वाली लेयर किसकी है? डी की। तो डी में तो सब कुछ ही एग्जिस्ट कर रहा है, सारे ए भी हैं, सारे बी भी हैं, सारे सी भी हैं। तो डी का कुछ हिस्सा किसने कंज्यूम किया हुआ है? ए ने। ये डी का कुछ हिस्सा किसने कंज्यूम किया हुआ है? ए ने। मैंने क्या बोला? डी का कुछ हिस्सा कंज्यूम किया हुआ है ए ने। कुछ मतलब सम, तो सम ही तो पूछा है, सम डी आर ए, तो वो क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो इस तरह से आपको कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करके चलना है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। अब थोड़ा सा रैपिड फायर लेके चलते हैं। रैपिड फायर जल्दी से देखेंगे। अगर पूछा जाए सम बी आर डी, सम बी आर डी के केस में बी टू डी ट्रेवल कर रहे हैं, बी टू डी ट्रेवल कर रहे हैं, अंदर से बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, कि कुछ बी डी है, तो सम के केस में वो ट्रू होता है। मोर ओवर, जब सारे ही बी डी का हिस्सा है तो सम भी तो होगा ही होगा। अगर पूछा जाए ऑल सी आर ए, के सारे सी ए का हिस्सा है, तो वो क्या हो गया? फॉल्स, क्योंकि बाहर से अंदर ट्रेवल करने पे सिर्फ और सिर्फ सम ट्रू होता है। बट पूछा तो ऑल जा रहा है, तो ऑल सी आर ए क्या हो गया? फॉल्स हो गया। मोर ओवर, सारे सी ए का हिस्सा नहीं है, सारे ए सी का हिस्सा है। अगर पूछा जाता सम सी आर ए, तो वो ट्रू है, क्योंकि सम सी आर ए के केस में सम वाला केस ट्रू होगा, बाहर से अंदर। कुछ सी ए बन के बैठे हैं, अगर ये सारा एरिया सी का है, तो सी का कुछ हिस्सा किसने कंज्यूम किया हुआ है? ए ने। तो कुछ सी जो है वो ए बन के बैठे हैं, तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। समझ में आ गया? इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये कंक्लूजन कौन कौन से ट्रू हैं, कौन से फॉल्स हैं, सब कुछ क्लियर कर दिया। अगर दिक्कत आए तो एक बार रिवाइंड करके जरूर देख लेना, ठीक है। अब पैरेलली जो है हम चीजों को क्रैम भी करके चल सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर दे दे। ध्यान से समझना, एक ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब भी आपको रियलाइज हो कि सारी टर्म्स जो है वो ऑल से रिलेटेड है, सारी टर्म्स किससे रिलेटेड है? ऑल से रिलेटेड है। तो जहां पर एक स्टेटमेंट खत्म हो रही है, अगली स्टेटमेंट वहीं पर शुरू हो रही है। देखो बी से खत्म है तो अगली बी से शुरू हो गई, अगली स्टेटमेंट सी से खत्म है तो उससे अगली स्टेटमेंट सी पे ही शुरू हो गई। कनेक्शन बना हुआ है ना। जब सारी की सारी स्टेटमेंट्स ऑल से रिलेटेड हों तो बिना वेन डायग्राम बनाए हुए,
जितने भी कंक्लूजन होंगे सम से रिलेटेड, जितने भी कंक्लूजन किससे रिलेटेड होंगे, सम से रिलेटेड, सम से रिलेटेड सारे के सारे कंक्लूजन जो है वो डेफिनेट ट्रू होंगे हमेशा, आंखें बंद करके। अगर यहां पर पूछा जाए ना सम ए आर डी ट्रू, सम सी आर बी ट्रू, सम सी आर ए ट्रू, सम डी आर बी ट्रू, सम से रिलेटेड सारे कंक्लूजन ट्रू होंगे। कब? जब सारी टर्म्स ऑल से रिलेटेड हो और कनेक्टिविटी बन रही हो। आपको वेन डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों होता है? चाहे आप देख लीजिए, अंदर से बाहर ट्रेवल करो तो भी सम ट्रू है, बाहर से अंदर ट्रेवल करो तो भी सम ट्रू है। तो ये अभी हमने पहली टाइप डिस्कस की है, थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर दिया। अब आपको आगे जाके दिक्कत नहीं आने वाली। अब हम शुरू करेंगे हमारा सेकंड पार्ट स्टेटमेंट का, दैट इज यूनिवर्सल पॉजिटिव कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल नेगेटिव। क्या डिस्कस करेंगे? यूनिवर्सल नेगेटिव का हिस्सा। तो कौन सी टर्म यहां पर यूज होती है यूनिवर्सल नेगेटिव के अंदर? नो एंड नन। ठीक है, जो कॉमन यूज होने वाला पैरामीटर है वो कौन सा है? नो। तो नो क्वांटिफायर ही यूज करेंगे। तो स्टेटमेंट ले लेते हैं हम यहां पर। तो स्टेटमेंट है आपके सामने, नो ए इज बी, नो बी इज सी, नो सी इज डी। ये तीन तरह की स्टेटमेंट्स मैंने आपको दे दी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए करना क्या है। पिछले केस में क्या था? ऑल ए आर बी, मतलब ए और बी में क्या रिलेशन था? पॉजिटिव रिलेशन था कि सारे ही ए किसका हिस्सा है? बी का हिस्सा है। अब गिवन है नो ए इज बी, कि कोई भी ए का जो हिस्सा है वो बी है ही नहीं। तो यहां पर ए का भी अपना वेन डायग्राम है, बी का भी अपना एक वेन डायग्राम है। रिलेशन किस चीज का है? नो का। तो जब भी ऐसी चीज आए नो ए इज बी, तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा? उन दोनों के बीच में आपको एक डायरेक्ट क्रॉस जो है वो शो करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो नो ए इज बी के केस में कोई भी पोर्शन ए का बी नहीं है। कैसे ड्रॉ करना है? दोनों के बीच में एक डायरेक्ट क्रॉस यूज करते हुए। इसी तरह नो बी इज सी के केस में क्या होगा कि कोई भी पोर्शन बी का जो है वो सी नहीं है। वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा। नो सी इज डी के केस में क्या होगा? कोई भी पोर्शन सी का जो है वो डी नहीं है। वेन डायग्राम ऐसे बन जाएगा। ठीक है, नो से रिलेटेड मतलब ए बी नहीं है, दोनों के बीच में डायरेक्ट क्रॉस लगा दो या उन दो पैरामीटर के बीच में क्रॉस शो कर दो। पर दिखना चाहिए क्या रिलेशन बना रहे हो, कि रिलेशन तो है बट वो नेगेटिव रिलेशन है। ध्यान से समझना, अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी बी ए नहीं है, ये भी सही है। अगर बी सी नहीं है तो सी भी बी नहीं है। अगर सी डी नहीं है तो डी भी सी नहीं है। कहने का मतलब जब भी आपको नो से रिलेटेड कोई भी कंक्लूजन पूछा जाए तो वो किन्हीं ना किन्हीं दो चीजों में तो पूछा ही जाएगा। अगर मैं कहता हूं आपको नो बस इज अ कार, तो नो से रिलेटेड मैंने किस में कंक्लूजन पूछा है? बस और कार में। नो फ्रूट इज एन एप्पल, तो मैंने कंक्लूजन नो वाला किस में पूछा? फ्रूट और एप्पल के बीच में। तो जब भी आपको कोई भी कंक्लूजन पूछा जाएगा नो से रिलेटेड, तो वो किन्हीं ना किन्हीं दो चीजों में तो पक्का पूछा जाएगा। तो जब तक आपको उन दो चीजों के बीच में डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन नहीं विजिबल होगा, तब तक नो से रिलेटेड कोई भी कंक्लूजन आपका ट्रू नहीं होगा। कैसे? जो मैंने बोला उसे मैं करके बताता हूं। तो जो पहला तरीका होगा वो एक तरह का मैं आपको फॉर्मूला प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, रटने का तरीका। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको कहता हूं, मैं यहां पर ही कंक्लूजन पुट करता हूं आपको, नो बी इज ए। मैंने ये पूछा आपसे, नो बी इज ए, कि कोई भी जो है बी ए का पार्ट नहीं है। तो मैंने नो किस किस में पूछा? बी और ए के बीच में पूछा। तो मैंने क्या कहा? नो जब भी पूछा जाएगा और जिन दो चीजों में वो पूछा जाएगा, तो उन दो चीजों में आपको क्या दिखना चाहिए? एक क्रॉस दिखना चाहिए। तो देखो बी और ए के बीच में क्रॉस दिख रहा है जी, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया? एक ट्रू कंक्लूजन हो गया। बिल्कुल सही है, डेफिनेट ट्रू है। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था? जो भी कंक्लूजन गिवन हो उसे बना के देख लो। अगर मैं इस चीज को ड्रॉ करके देखूं, नो बी इज ए को अगर मैं ड्रॉ करके देखूं, तो ये चीज विजिबल होनी चाहिए। अगर ये चीज विजिबल होगी तो ही ये ट्रू मानी जाएगी। तो देखिए क्या विजिबल है? देखो बिल्कुल विजिबल है, बी और ए के बीच में क्रॉस दिखाई दे रहा है। तो जो चीज विजिबल है वो हमेशा 100% ट्रू होती है। तीसरा तरीका जो मैं आपको वर्बली बता ही चुका था, जो आपका एक्चुअल कंसेप्ट है, अगर कोई भी पोर्शन ए का बी नहीं है तो कोई भी पोर्शन बी का ए नहीं है, वो भी क्या होगा? हमेशा 100% ट्रू माना जाएगा। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं नो सी इज बी, कोई भी पोर्शन सी का बी नहीं है, तो मैंने नो किस में पूछा? सी और बी में। तो सी और बी में क्या दिखना चाहिए? क्रॉस। देखो दिखाई दे रहा है, इसलिए ट्रू है।
कोई भी पोर्शन सी का बी नहीं है। अगर हम ड्रॉ करके देखेंगे तो ये चीज भी विजिबल होगी। देखो विजिबल है तो ये ट्रू है, क्योंकि श्योरिटी विजिबिलिटी मांगती है। और इनिशियली हम डिस्कशन कर ही चुके हैं कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली, अगर बी सी नहीं है तो सी बी का पार्ट नहीं है, ये डेफिनेट ट्रू है। नो डी इज सी, तो नो मैंने किस में पूछा, डी और सी में, तो डी और सी में क्या दिखना चाहिए, डायरेक्ट क्रॉस, जो कि विजिबल है। समझ में आ गया। तो जब भी नो से रिलेटेड कंक्लूजन आएगा और वो जिन दो चीजों में पूछा जाएगा उन दो चीजों में आपको क्या दिखना चाहिए, एक डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन दिखना चाहिए, बना हुआ दिखना चाहिए कि आपने नेगेटिव रिलेशन बना रखा है उनमें। अगर आपसे इसी से रिलेटेड ही पूछा जाए नो ए इज सी, तो आपको किस किस में नो पूछा गया, ए और सी में। तो मैंने क्या कहा, जब भी नो पूछा जाएगा जिन दो चीजों में पूछा जाएगा उन दो चीजों में क्या दिखना चाहिए, एक क्रॉस दिखना चाहिए। तो देखो क्या आपको ए और सी में क्रॉस दिखा, आप कहेंगे जी दिख रहा है, बट आपको जो क्रॉस गिवन है वो ए और बी में गिवन है, फर्दर बी और सी में गिवन है। ए और सी के बीच में डायरेक्ट गिवन है, नहीं गिवन ना, तो एजम्पशन नहीं लगानी। कहीं पता क्या सोचेंगे जी, ए बी नहीं है, बी भी सी नहीं है, तो ए बी सी नहीं है, ए भी ट्रू ही होगा, ट्रू होगा, बट एक्चुअल में नहीं है गिवन। जब तक आपको ये चीज अवेलेबल नहीं होगी, मतलब ए और सी के बीच में डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन नहीं गिवन होगा, तब तक आप अपने एंड से एजम्पशन नहीं लगा सकते, क्योंकि ए और सी के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। जब कोई रिलेशन ही नहीं गिवन, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं गिवन, कोई कनेक्शन ही नहीं गिवन ए और सी के बीच में, तब तक हमारी कंडीशन क्या रहेगी, कांट से। हम कह ही नहीं सकते कि उनके बीच में रिलेशन बन क्या रहा है। ठीक है, तो वही बात आती है, ए और सी में अगर क्रॉस दिखाई देता तो ही उसे मैं ट्रू मानता। अगर पूछा जाए नो बी इज डी, तो वो भी क्या होगा, गलत, क्योंकि नो मैंने पूछा बी और डी में, तो बी और डी में क्रॉस कहां दिख रहा है मुझे, समझ में आ गया। अगर पूछा जाए नो डी इज सी, तो वो ट्रू होगा, क्योंकि नो से रिलेटेड कंक्लूजन मैंने पूछा डी और सी के बीच में, तो डी और सी के बीच में क्रॉस दिखा। अगर पूछा जाए नो ए इज डी, कोई भी पोर्शन ए का डी नहीं है, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि कोई भी पोर्शन ए का डी नहीं है, मुझे तो ए और डी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं गिवन। जब तक मुझे कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं गिवन तो मैं एज्यूम क्यों करूं, तो ये भी क्या हो गया, एक फॉल्स कंक्लूजन। मोर ओवर मुझे ए और डी के बीच में क्रॉस भी नहीं दिख रहा कहीं। तो समझ में लग गई होगी चीज, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, नो से रिलेटेड कंक्लूजन जो भी आएगा उन दो चीजों में वो किसकी डिमांड करेगा, एक डायरेक्ट क्रॉस की, नेगेटिव रिलेशन की डिमांड जरूर करेगा। ठीक है, चलिए, तो हमारे दो पार्ट्स हो चुके हैं अभी तक, यूनिवर्सल पॉजिटिव भी डिस्कस कर लिया, यूनिवर्सल नेगेटिव भी डिस्कस कर लिया। अब आते हैं पर्टिकुलर पोर्शन पे। इसके ऊपर आएंगे, पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर। तो पहले हम लेते हैं पर्टिकुलर पोर्शन पॉजिटिव की कैटेगरी। कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, सम, एटलीस्ट, सेवरल, मैनी, मोस्टली, 40%, 50%, मतलब जिसमें फुल्ली पोर्शन डिफाइन ना हो। तो हम जो बाय डिफॉल्ट टर्म्स यूज करेंगे या देखने को जो मिलेंगी आपको एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम, वो रहेगी सम से रिलेटेड। सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी। तो आप रियलाइज कर रहे होंगे मैं हर एक केस के अंदर ए बी बी सी सी डी यही टर्म्स यूज कर रहा हूं, पैरामीटर्स यही ले रहा हूं, बस ये क्वांटिफायर ही है जो पूरी स्टेटमेंट को डिफाइन करता है। अब देखो पिछले हिस्से में क्या था, यूनिवर्सल पोर्शन, मतलब ए सारे के सारे या तो बी का हिस्सा थे या तो कोई भी ए बी का हिस्सा नहीं थे, मतलब फुल्ली पोर्शन की बात हो रही थी। अब यहां पर कुछ एक पोर्शन की बात हो रही है, मतलब सम ए आर बी के केस में क्या है, सिर्फ कुछ ही ए ऐसे हैं जो बी बन के बैठे हैं। तो किस तरह से डिफाइन करेंगे, पार्शियली, सम ए आर बी, ये पोर्शन ए का ऐसा है जो क्या बन के बैठे हैं, बी बन के बैठे हैं। ठीक है, ए बी उनके बीच में सम वाला रिलेशन जो है आपको दिखना चाहिए। सम बी आर सी के केस में कुछ बी ऐसे हैं जो सी बन के बैठे हैं, कौन से, ये वाले बी ऐसे हैं जो सी बन के बैठे हैं। सम सी आर डी के केस में कुछ सी ऐसे हैं जो डी बन के बैठे हैं, कौन से, ये पोर्शन सी का ऐसा है जो डी बन के बैठा है। ओके, तो पार्शियली कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे के साथ। इतना क्लियर हो चुका होगा। अब ये मत कहना कि अगर ए का कुछ पोर्शन बी है तो ये वाला पोर्शन ए का बी नहीं है, वो एजम्पशन मानी जाएगी। एग्जाम्पल याद रखो, मैंने क्या कहा था कि अगर आपकी क्लास में आधी क्लास पास है तो इसका मतलब ये थोड़ा हुआ आधी फेल है। आधी वो फेल हो सकती है, वो एजम्पशन है,
इस तरह से अगर कुछ हिस्सा ए का यहां पर दिखाई दे रहा है कि वो बी बन के बैठा है, तो ये मत कहना कि अगर ये हिस्सा ए का बी है तो ये वाला ए का हिस्सा बी नहीं है। ऐसा नहीं होगा, वो आपकी एजम्पशन है। इसके बारे में कोई भी विजिबिलिटी या रिलेशन या इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। समझ में आया? अब सुनिए ध्यान से, होगा क्या। जब भी आपको सारी की सारी स्टेटमेंट सम से रिलेटेड अवेलेबल हो, मतलब पर्टिकुलर पॉजिटिव का पार्ट अवेलेबल हो, तो जितने भी कंक्लूजन आपको पूछे जाएंगे वो दो पैरामीटर से रिलेटेड तो पक्का होगा। सारे दो टर्म्स तो होती हैं, फ्रूट्स आर बनानाज, ठीक है, बसेस आर कार्स, हमेशा दो पैरामीटर्स होंगे। अगर वो दो पैरामीटर्स आपस में इमीडिएट पेयर बना रहे हैं, इमीडिएट पेयर मतलब ए और बी इमीडिएट पेयर है, तत्काल पड़ोसी, बी और सी इमीडिएट पेयर है, सी और डी इमीडिएट पेयर है, तो जितने भी इमीडिएट पेयर यहां पर बनेंगे सिर्फ वही कंक्लूजन ट्रू होंगे सम के केस में, बाकी सारे के सारे गलत होंगे। मैंने क्या बोला ध्यान से समझो। अगर मैं आपसे यहां पर एक कंक्लूजन पुट करता हूं कि सम बी आर ए, पहले रटने का तरीका देख लो। तो पहले हम ये देखेंगे क्या बी और ए पड़ोसी हैं, इमीडिएट पेयर हैं? जी बिल्कुल हैं, देखो इमीडिएट पेयर है ना, ठीक है, इमीडिएट पेयर बन चुके हैं। सम से रिलेटेड इमीडिएट पेयर अगर वो बनाएंगे दोनों पैरामीटर्स तो ही वो कंक्लूजन ट्रू होगा सम के केस में। तो मैंने क्या कहा, जब सारी स्टेटमेंट्स आपको सम से रिलेटेड हो और उनमें जो आप वेन डायग्राम बना के बैठेंगे और कोई भी कंक्लूजन अगर वहां पूछा जाएगा तो अगर वो पैरामीटर्स आपस में इमीडिएट पेयर बनाएंगे, सम के केस में सिर्फ वही कंक्लूजन ट्रू होगा, बाकी सारे के सारे गलत माने जाएंगे। पूछा जाए, या दूसरा तरीका अगर हम बोलें तो ड्रॉ करके देख लेते हैं। मैं इस चीज की डिमांड कर रहा हूं, मुझे ये चीज दिखनी चाहिए, अगर ये चीज विजिबल हुई तो ही ये ट्रू मानी जाएगी। हाँ जी देखो विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है, अगर विजिबल है तो ये 100% डेफिनेट ट्रू है। क्यों? क्योंकि श्योरिटी तो विजिबिलिटी मांगती है, अगर चीजें दिखाई देंगी तो ही सच होंगी ना। तीसरा तरीका क्या है, कंसेप्ट के ऊपर ध्यान से सुनिए। अगर ये हिस्सा ए का बी बन के बैठा है तो यही हिस्सा बी का ए भी तो है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को का कुछ ना कुछ एरिया जो है आपस में शेयर कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पोर्शन हम कह सकते हैं। अगर ये पोर्शन ए का बी है तो यही पोर्शन ए बी का ए भी है। अगर ये पोर्शन बी का सी बन के बैठा है तो यही पोर्शन सी का बी भी बन के बैठा है। अगर ये पोर्शन सी का डी है तो यही पोर्शन डी का सी भी है। मतलब एक दूसरे का कॉमन एरिया जो है वो आपस में शेयर कर रहे हैं। समझ में आया? अगर मैं आपसे पूछूं सम सी आर बी, कुछ सी बी बन के बैठे हैं, तो देखो सी और बी इमीडिएट पेयर हैं, बिल्कुल हैं, देखो सी और बी इमीडिएट पेयर है, इमीडिएट पेयर है, सम से रिलेटेड कंक्लूजन आया तो ट्रू है। दूसरा ड्रॉ करके देख लो, मैं इस चीज की डिमांड कर रहा हूं, सम सी आर बी, ऐसा दिखना चाहिए, देखो बिल्कुल दिख रहा है। मोर ओवर अगर ये पोर्शन बी का सी बन के बैठे हैं तो यही पोर्शन सी का बी भी तो बन के बैठे हैं, तभी तो ये ट्रू हुआ। अगर आपसे पूछा जाए सम ए आर सी, हाँ जी सम ए आर सी के कुछ ए सी का पार्ट है, सबसे पहले तो ये देखो ए और सी इमीडिएट पेयर है नहीं, ए ये रहा, सी ये रहा, क्या इन दोनों के बीच में कोई कॉमन कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा है? कोई कनेक्टिविटी तो है ही नहीं। जब कुछ कनेक्शन ही नहीं बन रहा, इमीडिएट पेयर भी नहीं है, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया? गलत हो गया। मोर ओवर अगर आप ड्रॉ भी करके देखेंगे सम ए आर सी, मतलब इस चीज की डिमांड हो रही है, ऐसा दिखना चाहिए, आपको तो विजिबल ही नहीं है। तो जो चीज विजिबल नहीं है वो हमेशा श्योरिटी में क्या होगी? डेफिनेट फॉल्स मानी जाएगी। अब पता है कुछ एक कैंडिडेट क्या सोचेंगे कि ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर आ रहा है, सी का भी कुछ हिस्सा बी के अंदर आ रहा है, तो ए और सी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच में कोई ना कोई तो रिलेशन हुआ होगा या बना होगा। होगा मतलब एज्यूम कर लिया, एक्चुअल में तो नहीं गिवन ना। तो जो चीजें आपको अवेलेबल ही नहीं है श्योरिटी में, गिवन ही नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं गिवन स्टेटमेंट के थ्रू, तब तक वो ट्रू कैसे मान लोगे आप? ठीक है, मतलब हम ए और सी के बीच के रिलेशन को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, अनडिफाइंड सिचुएशन है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। अगर आपसे पूछा जाए सम बी आर डी, तो ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा। क्यों? पहली बात तो बी और डी इमीडिएट पेयर नहीं है। दूसरा अगर मैं ड्रॉ भी कर दूंगा तो मैं इस चीज की डिमांड कर रहा हूं, सम बी आर डी, कहां दिखाई दे रहा है? बी ए रहा, डी ए रहा, कोई कॉमन कनेक्शन नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अगर पूछा जाए सम डी आर सी, ये ट्रू माना जाएगा, क्योंकि डी और सी जो है वो इमीडिएट पेयर बन रहे हैं, कुछ हिस्सा आपको डी का सी के अंदर भी दिखाई दे रहा है, मतलब वो अगर कुछ ना कुछ पोर्शन आपस में शेयर करेंगे तो ही वो सम के केस में ट्रू होंगे, अदरवाइज वो क्या माने जाएंगे?
फॉल्स माने जाएंगे। इतना क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए ऑल बी आर ए, अब मैंने क्या पूछा, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, सारे बी किसका हिस्सा, ए का, क्या सारे बी ए दिख रहे हैं आपको? आपको तो कुछ पोर्शन बी का ए दिखाई दे रहा है, ड्रॉ करके भी देख सकते हो। क्या ऐसी चीज दिखाई दी? नहीं दिखाई दी ना, तो ये फॉल्स हो गया। मतलब जो पीछे कर चुके हैं वो भी मैं इन बिटवीन पूछता रहूंगा, क्योंकि आपको मिक्स्ड कंडीशंस आती हैं, मिक्स्ड कंडीशन के बिहाफ पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली कैंडिडेट गलती करते हैं यहां पर, नो ए इज डी, कि कोई भी ए जो है वो डी नहीं है। हाँ जी, ट्रू है या फॉल्स? देखो ए और डी में कोई रिलेशन अवेलेबल है, दूर दूर बैठे हैं, तो ये क्या हो गया, ट्रू, बट ये फॉल्स है। रिवाइंड करो एक चीज को, मैंने नो से रिलेटेड आपको एक चीज बोली थी कि जब भी आपको नो से रिलेटेड कोई भी कंक्लूजन आए और वो जिन दो चीजों में पूछा जाएगा, तो उन दो चीजों में आपको क्या दिखना चाहिए, एक डायरेक्ट क्रॉस, एक नेगेटिव रिलेशन दिखना चाहिए। अब मैंने नो से रिलेटेड कंक्लूजन किस में पूछा, ए और डी में, तो ए और डी में क्या दिखना चाहिए, क्रॉस दिखना चाहिए। क्या आपने स्टेटमेंट के बने वेन डायग्राम में कहीं भी क्रॉस यूज किया? जब कहीं क्रॉस यूज हुआ ही नहीं है तो दिखेगा कहां से? तो ये क्या रहेगी, एक फॉल्स कंडीशन रहेगी। फिर ये जो ट्रू मानते हैं ना, वो एजम्पशन लगा रहे हैं कि ए और डी में तो रिलेशन है ही नहीं, ये ट्रू ही होगा, नो ए इज डी, ये ट्रू होगा या हो सकता है, डेफिनेटली नहीं गिवन। तो इस तरह मैं बोल रहा था इसलिए आपको कि श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन को हमें ध्यान से अटेम्प्ट करना है। बहुत सी चीजें हम सीखेंगे पहले यहां पर। श्योरिटी एक बार आ गई ना, गारंटी आ गई, दिक्कत ही नहीं आने वाली आपको। ओके, तो जब तक मुझे ए और डी के बीच में इस तरह से नेगेटिव रिलेशन या डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन नहीं दिखाई देगा, तब तक नो ए इज डी वाला जो कंक्लूजन है ट्रू, ट्रू कहां से हो जाएगा? नो सी इज ए, कोई भी सी ए नहीं है। मैंने नो सी और ए में पूछा, क्या सी और ए में क्रॉस यूज हुआ? तो ये फॉल्स हो गया। सम सी आर ए, वो भी फॉल्स हो गया, क्योंकि सी और ए कोई भी पोर्शन शेयर ही नहीं कर रहे। सम सी आर बी, वो ट्रू हो गया, क्योंकि कुछ पोर्शन सी का जो है वो क्या बन के बैठे हैं, बी बन के बैठे हैं, कुछ हिस्सा आपस में शेयर कर रहे हैं, दैट इज अ ट्रू कंक्लूजन। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा तीसरा पार्ट था, दैट इज पर्टिकुलर पॉजिटिव। मूव करते हैं हमारे चौथे और लास्ट पोर्शन के ऊपर, दैट इज पर्टिकुलर नेगेटिव। हाँ जी, पर्टिकुलर नेगेटिव में हमारे पास एक ही टर्म यूज होती है, दैट इज सम नॉट। तो स्टेटमेंट हम यहां पर दो ही कंसीडर करेंगे, उसी से ही क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान केस है, अभी आपको पता चल जाएगा। सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट सी। ठीक है, दो स्टेटमेंट मेंशन कर दी, कुछ ए बी नहीं है और कुछ बी ए सी नहीं है। अब सुनिए वेन डायग्राम कैसे बनेगा। अगर यहां नोट ना होता तो पिछला केस होता, ये देखो, अगर यहां नोट ना मेंशन करूं तो पिछला केस बनेगा सम ए आर बी। अगर नोट ना होता तो क्या बनाते आप, सम ए आर बी। ये पोर्शन ए का बी बन के बैठे हैं, बट यहां पर क्या गिवन है, सम ए आर नोट बी, कि कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है। मतलब ये पोर्शन ए का ऐसा है जो बी नहीं है। ए बी जो भी उनका दोनों का कॉमन पोर्शन है वो नेगेटिव रिलेशन बना रहा है। देखो, जब भी नेगेटिव टर्म्स आएंगी, नो या नोट या सम नोट, क्रॉस तो पक्का यूज होगा। डिफरेंस कहां आएगा, अगर नो है तो वो फुल्ली पोर्शन क्रॉस में बैठेगा, अगर सम नोट है तो वो पार्शियली क्रॉस में बैठेगा। अब सम ए आर नोट भी ये बन गया। सम बी आर नोट सी के केस में कैसे ड्रॉ करोगे, वही चीज कि कुछ पोर्शन बी का जो सी बन के वो कॉमन पोर्शन रहेगा वो बी सी नहीं है। मैं रीफ्रेज करता हूं अपनी स्टेटमेंट को कि सम बी आर नोट सी के केस में बी और सी का जो ये कॉमन पोर्शन है वो नेगेटिव रिलेशन आपको डिफाइन करना है। आप ऐसे भी वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो और कई जगह आपको ऐसे भी दिखेगा, सम ए आर नोट बी। फिर ऐसे भी बना देते हैं कई, सम बी आर नोट सी। मैं ये नहीं फॉलो करूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं फील दे देगा नो ए इज बी वाली, जल्दबाजी में गलती हो सकती है ना, तो यही सजेस्ट करूंगा, इसे ही ड्रॉ करो। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, सम नोट वाला जो केस है स्टेटमेंट में आपको कभी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जब भी आपको सम नोट से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट गिवन हो, सम नोट से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट गिवन हो और वो जिन दो पैरामीटर में अवेलेबल हो, अगर उन्हीं पैरामीटर्स के बीच में कोई भी कंक्लूजन पूछोगे श्योरिटी बेस्ड, निश्चित रूप वाला, तो सारे के सारे कंक्लूजन जो हैं वो फॉल्स माने जाते हैं। कब?
जब आपको स्टेटमेंट क्या है, सम नोट में गिवन हो। मैं रिपीट कर देता हूं, जब भी आपको स्टेटमेंट सम नोट के अंडर आए और वो सम नोट वाली स्टेटमेंट जिन दो पैरामीटर्स में आपको गिवन की जाती है, अगर उन्हीं दो पैरामीटर्स के बीच में कोई भी श्योरिटी वाला कंक्लूजन पूछा जाए, श्योरिटी के अंडर कोई भी एक सिंगल कंक्लूजन जो है यहां पर ट्रू नहीं होता। कैसे? अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि सम बी आर नॉट ए, तो एक बार इसे ड्रॉ करके देख लें। अगर आप ड्रॉ करके देखेंगे तो ये चीज इस तरह से बनेगी कि कुछ पोर्शन बी का ऐसा है जो ए नहीं है। देखो ये चीज विजिबल हुई, आप कहेंगे जी तो दिख तो रही है। तो श्योरिटी क्या मांगती है? विजिबिलिटी। अगर चीजें दिखाई देंगी तो ही ट्रू होंगी, बट ये क्या है? एक फॉल्स कंक्लूजन है। क्यों फॉल्स कंक्लूजन है? ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमें स्टेटमेंट क्या गिवन थी? पहले तो ये पढ़ो कि कुछ हिस्सा ए का ऐसा है जो बी नहीं है। ये पोर्शन ए का ऐसा है जो बी नहीं है, मतलब ये किसका पोर्शन है? ए का ऐसा पोर्शन है जो बी नहीं है। हमें किसने कहा यही पोर्शन बी का ऐसा है जो ए नहीं है? बात इसकी भी तो हो सकती थी, मतलब कैन बी, पॉसिबिलिटी बनी। क्लियर? पॉसिबिलिटी बनी, इसलिए क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अगर पूछा जाए सम सी आर नॉट बी, तो वो भी क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि हमें स्टेटमेंट गिवन है कि कुछ पोर्शन बी का यहां पर ऐसा है जो सी नहीं है। हमें किसने कहा यही पोर्शन सी का ऐसा है जो बी नहीं है? बात तो इसकी भी हो सकती थी, मतलब पॉसिबिलिटी। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो जब भी आपको रियलाइज हो, अगर स्टेटमेंट सम नोट में गिवन है और उन्हीं पैरामीटर्स के बीच में अगर आपको कोई भी कंक्लूजन श्योरिटी बेस्ड पूछा जाए, हर एक कंक्लूजन क्या रहेगा वहां पर? डेफिनेट फॉल्स कंक्लूजन रहेगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। ओके, बट अभी भी आपको डाउट आ रहा है, आई नो। फिर यहां पर देखो ये कॉन्ट्राडिक्शन बनी। कॉन्ट्राडिक्शन कहां पर? यहां पर। अगर हमें यहां पर गिवन था सम ए आर बी, कुछ पोर्शन ए का बी है, ये पोर्शन किसका? ए बी बन के बैठा है, तो सम बी आर ए हमने यहां पर ट्रू माना था। जैसे कि अगर मैं आपको यहां पर कंडीशन दे देता हूं कि सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, है ना? तो अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं सम बी आर ए, ड्रॉ करके देखें, ये चीज विजिबल है यहां पर, तो ये हमने क्या मानी थी? ट्रू। क्योंकि अगर ये पोर्शन ए का बी बन के बैठा है तो यही पोर्शन बी का ए भी तो बन के बैठा है, तो हमने ट्रू किया था ना। देखो, तो अगर ये पोर्शन ए का बी नहीं है तो यही पोर्शन बी का ए नहीं है, हम इसे क्यों फॉल्स मान रहे हैं? अगर ये चीज यहां पर ट्रू है तो ये भी यहां पर ट्रू होना चाहिए। अगर ये फॉल्स है तो इसे फॉल्स क्यों नहीं किया? इसे क्यों ट्रू मान रहे हो? तो ये जो है आपके माइंड में अभी बायस्ड कंडीशन है, डाउट क्रिएट कर रहा होगा, तो टेंशन मत लो। जो भी हमारे पास पिछले 3 केसेस हैं, मैं उम्मीद करता हूं वो तो आपको पक्का क्लियर होंगे। ये अभी मैं होल्ड पे रखूंगा, विद एग्जांपल आपको क्लियर करूंगा कि अगर हमारे पास सम ए आर नोट बी गिवन हो तो सम बी आर नोट ए ये ट्रू क्यों नहीं होता। ये होल्ड पे रखूंगा। आपको कभी भी स्टेटमेंट में सम नोट वाली कंडीशंस नहीं आती, क्योंकि बहुत ईजी केस है। कई तो रट के चले जाते हैं कि बहुत आसान है, सम नोट आ गया चलो फॉल्स है, सब कुछ ही फॉल्स है। तो आपको स्टेटमेंट में नहीं, कंक्लूजन में पूछा जाता है। सम नोट वाली कंडीशन कंक्लूजन में पूछी जाती हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो ट्रू भी होता है, और सबसे ज्यादा कैंडिडेट को सम नोट ही दिक्कत देता है। तो हम इसे थोड़ा ध्यान से समझ के चलेंगे। क्लियर? तो एक बार ओवरव्यू ले लें जल्दी से, जितना भी अभी तक सीखा है। तो पिछला तो आपको सारा कुछ क्लियर था, कौन से क्वांटिफायर्स हैं, कौन कौन से कंक्लूजन है। तो पहला हमने देखा यूनिवर्सल पॉजिटिव से रिलेटेड क्या क्या चीजें सीखी। अगर हम अंदर से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑल और सम दोनों चीजें ट्रू होती हैं, बाहर से अंदर ट्रैवल कर रहे हैं तो सम ट्रू होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी करके देखी, करने के तरीके भी बताए थे, ड्रॉ करके देख लेना। नो से रिलेटेड जब भी चीजें गिवन हो, जब तक आपको नो से रिलेटेड कोई भी कंक्लूजन आएगा और वो जिन 2 चीजों में पूछा जाएगा, जब तक आपको उन 2 चीजों के बीच में क्रॉस नहीं दिखाई दे, तब तक नो से रिलेटेड कंक्लूजन ट्रू नहीं बनने वाला। सम के केस में जितने भी इमीडिएट पेयर्स बनेंगे सिर्फ वही कंक्लूजन ट्रू होंगे इन केस ऑफ सम, बाकी सारे के सारे गलत। ये देखो कौन कौन से गलत हैं, एग्जांपल भी दे दी। अगर स्टेटमेंट ही सम नोट के केस में है तो उन्हीं चीजों के बीच में अगर कोई भी आपसे कंक्लूजन पूछा जाए, ईच एंड एवरी कंक्लूजन जो होगा वो फॉल्स होगा, अगर वो श्योरिटी में पूछा जाएगा तो अभी इस सेशन में इतना ही मैं रखूंगा, क्योंकि सेशन काफी लेंथी हो रहा है। सोच के तो आया था कि इसे और आगे ज्यादा इंक्रीज करेंगे, बट ये काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा, आपके लिए हजम करना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो एक काम करो, आप इसे जल्दी से ओवरव्यू ले लो इस चीज का क्या क्या बेसिक है। अब हम क्या करेंगे, एक कंबाइन एग्जांपल लेके
कंबाइन एग्जाम्पल लेके सारे के सारी तरह के कंक्लूजन जो है वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कंक्लूजन किस कैटेगरी में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको यहां तक कुछ भी नहीं आएगा कि सारा ऑल दे दिया, सारा नो दे दिया। वैसे आ सकता है सिंपल लेवल के एग्जाम में, एसएससी में पूछा जा सकता है, बट बैंकिंग टाइप, इंश्योरेंस टाइप के एग्जाम में ऐसी चीजें नहीं आती हैं। आपको क्या है, मिक्स्ड स्टेटमेंट आएंगी, सारा ऑल नहीं आएगा, देखो सारा नो नहीं आएगा, सारा सम नहीं आएगा, मिक्स स्टेटमेंट आएगी। ऑल भी दे दिया एक ही क्वेश्चन के अंदर, सम भी दे दिया, नो भी दे दिया। तो इन्हीं से रिलेटेड हम क्या करेंगे, एक कंबाइन एग्जाम्पल करेंगे और उन्हीं एग्जाम्पल्स के अंदर जो भी डिफरेंट कैटेगरी के कंक्लूजन्स है पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन चीज़ों को गो थ्रू कर लो, अगर कहीं भी डाउट है एक बार रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर ये बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी तभी आपको आगे चल के चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि हम एक एग्जाम्पल का रेफरेंस लेके सारे कंक्लूजन डिस्कस करने वाले हैं। मतलब जो भी अभी तक सीखा है उसकी पॉलिशिंग करने वाले हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो जल्दी ही शुरू करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट हमारा।